Hi friends, as usual, you are heartiest welcome in this part of series of practice sessions on direct tax laws and international taxation. My dear friends, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में मैं आपके साथ में डिडक्शंस, सेट ऑफ, क्लबिंग एंड टनेज टैक्स स्कीम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाला हूं। तो जनरली 4 to 19 मार्क्स की कवरेज हमें जिन टॉपिक्स से देखने को मिल जाती है, हम उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, आइए उन पर जो प्रैक्टिस कहूं मैं, डिस्कशन कहूं, वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिडक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और सेक्शन 80C, 80CCD इनका यूज रिक्वायर करने वाला नवंबर 2011 का ये जो क्वेश्चन है वो इनिशियली डिस्कस करते हैं। देखिए क्या इस क्वेश्चन में आपको दिया गया, मिस माधवी, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्रियल डिजाइनर फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। क्या पर्टिकुलर्स उन्होंने दिए? जीटीआई उनकी गिवन है 5 लाख की, चलो कंसीडर कर लेंगे। देन हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, द प्रॉपर्टीज अंडर कंस्ट्रक्शन एट जयपुर एज ऑन 31 मार्च 2023। क्या 80C मिल पाएगा? देन आंसर इज नो। अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई लोन लिया है तो जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उस ईयर से आपको उसके लोन की रीपेमेंट की डिडक्शन यहां मिल पाएगी, नॉट बिफोर दैट। इसके बाद में प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ अ हाउसिंग लोन फ्रॉम अ रिलेटिव, दिस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड सिचुएटेड एट जोधपुर। माय डियर फ्रेंड्स, क्या 80C में प्राइवेट पार्टी लोन कवर्ड है? देन आंसर इज नो। याद कीजिए सेक्शन 80C में अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो आपने जो हाउसिंग लोन है वो गवर्नमेंट से या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से या किसी अदर बैंकिंग कंपनी से लिया हो। आपने अगर एम्प्लॉयर से हाउसिंग लोन लिया है तो वह एम्प्लॉयर पब्लिक सेक्टर कंपनी या कोई इधर पब्लिक कंपनी, लोकल अथॉरिटी वगैरह नजर आने चाहिए। प्राइवेट पार्टी लोन वहां कवर्ड नहीं है, इसलिए रिलेटिव से लिए गए लोन के रीपेमेंट पर 80C नहीं मिल पाएगा। देन कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन द नेम ऑफ हर मदर। माय डियर फ्रेंड्स, याद कीजिए जो PPF, LIP ये 80C में कब डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करते हैं? जब वह सस्सी ने अपने लिए या अपने स्पाउस के लिए या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए अगर उन्होंने ये अमाउंट पे किए हैं तो उस केस में जो डिडक्शन है वो वे ले पाते हैं। तो 80C में तो एक्चुअली डिपेंडेंट वाली बात भी नहीं है, वो 80D में आपको काम आएगी। 80C में तो इंडिविजुअल ने अपने या अपने स्पाउस के लिए या अपने चिल्ड्रंस के लिए वे LIP या PPF में अमाउंट पे किए हों। अगर HUF है तो उन्होंने अपने मेंबर के लिए वो LIP या PPF में अमाउंट डिपॉजिट किए हों, वहां पेरेंट्स कवर्ड नहीं है, इसीलिए 80C में डिडक्शन यहां पर नहीं मिल सकेगी। लेकिन ये देखना जरा, शी डिपॉजिटेड ₹5,000 पर मंथ इन हर अकाउंट अंडर अ पेंशन स्कीम नोटिफाइड अंडर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मतलब बात चल रही है किसकी? NPS की। तो माय डियर फ्रेंड्स, NPS में अगर मिस माधवी ने 5,000 रुपीज पर मंथ अगर डिपॉजिट किया तो हम कह सकते हैं पूरे साल में 60,000 का उन्होंने डिपॉजिट किया। वो अगर अपनी GTI के 20% तक भी अगर NPS में डिपॉजिट करें तो चलेगा, ये तो उससे काफी कम है। तो इसका हम कह सकते हैं कि 80CCD में जो बेनिफिट मिल सकता है वो मिस माधवी को जरूर मिलेगा। Now, compute total income of Ms. Madhvi for AY 23-24 stating reasons for the deduction eligible under appropriate provisions of Chapter 6A। तो करना क्या है? GTI लेनी है, उसमें से बस 80CCD की जो डिडक्शन है वो आपको अलाउ कर देनी है। हाँ, 80C में तो कोई बेनिफिट मिल नहीं पा रहा है, रीजंस आप जान चुके हैं। बस इसके बाद मिस माधवी की जो टोटल इनकम है वो हमारे सामने होगी। आइए रुक करते हैं अगले क्वेश्चन का। फ्रेंड्स देखिए नवंबर 2006 का ये क्वेश्चन देखिए, जो प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शंस है ना, अच्छे क्वेश्चंस तो आपको उनमें देखने को मिलेंगे, लेकिन हम इनको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। सी एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹20,000 बाय कैश। क्या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने कैश में पे किया तो 80D में बेनिफिट मिल पाएगा? देन आंसर इज नो। आपको अदर देन कैश पेमेंट करना था। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो एक्सपेंस है वो आप कैश में पे कर सकते हो बस।
during the year ending 31st March 2023 out of his income chargeable to tax in respect of the policy taken on the life on the health of his dependent father in accordance with the scheme framed by the General Insurance Corporation of India and approved by the central government। हम कहेंगे ये सारी राम कहानी बेकार हो गई जब आपने ये लिख दिया कि बस उन्होंने जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कैश में पे किया है, बस उससे सब काम खराब हो गया, ETD नहीं मिलेगा, बात खत्म। Besides, he paid rupees 90,000 during the year ending 31st March 2023 for the medical treatment of his dependent mother aged 69 years in respect of a disease specified in Rule 11DD of the IT Rules 1962। My dear friends, जो Rule 11DD में specified disease हैं उनके medical treatment पर किए गए expense की तो Section 80DDB में जो deduction है वो मिल पाती है। नॉर्मली 40,000 और की स्पेंड किया गया अमाउंट विच एवर इज लोअर, लेकिन जहां सीनियर सिटीजन का अगर केस है, जहां सीनियर सिटीजन के लिए अगर उन स्पेसिफाइड डिजीज के मेडिकल ट्रीटमेंट पर एक्सपेंस किया गया है तो फिर जो लिमिट है वो 1 लाख है। अच्छा, अब he received rupees 20,000 from the insurance company for the said medical treatment of his mother। She seeks your advise on the deductions if any available in respect of these two payments। तो हम कहेंगे पहला पेमेंट तो बेकार हो गया, कैश में आपने पे किया इसलिए ETD तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन अब बात चल रही है यहां पर दूसरे पेमेंट की। तो माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे पेमेंट के लिए हम क्या बोलेंगे कि देखो जी, आपने जो एक्सपेंस किया है वो एक सीनियर सिटीजन के रिलेशन में 90,000 का हुआ है और लिमिट कितनी की है 1 लाख की। तो नॉर्मली आपको जो डिडक्शन मिलनी थी वो कितनी की मिलनी थी, विच एवर इज लोअर, दैट इज 90,000 की। लेकिन इसमें से 20,000 रुपीज तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो गया ना, हाँ, तो उस हद तक जो डिडक्शन है वो इग्नोर कर दी जाएगी। तो फाइनली इन्हें सेक्शन 80DDB में जो डिडक्शन है वो कितने की मिल पाएगी, हम कहेंगे 70,000 की। इतने की ये 80DDB में जो डिडक्शन है वो ले सकेंगे। बस अब आप देखिए, और तो कुछ अलग से देखने को मिलेगा ही नहीं आपको। तो पहला वाला जो केस है उसमें कैश की वजह से डिडक्शन नहीं मिल पा रही, दूसरा वाला जो केस है उसमें हाँ 1 लाख रुपीस, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए एक्सपेंस किया तो 1 लाख लिमिट लगेगी। और यहां पर हम कह सकते हैं कि 90,000 उन्होंने अमाउंट स्पेंड किया है, लिमिट 1 लाख की है, डिडक्शन 90,000 की मिल सकती थी, लेकिन 20,000 तो उन्हें इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव हो गया, तो उस हद तक उन्हें डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो डिडक्शन कितनी रह जाएगी, तो हम कह सकते हैं 70,000 रुपीज की। यही सारी चीज अभी आपने यहां पर देखी। आइए जरा फ्रेंड्स थोड़ा आगे का रुख कर लें। 80DD याद आया, फ्लैट डिडक्शन वाला। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, यहां अगर कोई इंडिविजुअल, इनफैक्ट कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल या रेसिडेंट HUF अपने पर डिपेंडेंट डिसेबल्ड रिलेटिव के मेडिकल ट्रीटमेंट पर एक्सपेंस कर देते हैं या उनके बेनिफिट के लिए अगर वो LIC या किसी अदर इंश्योरेंस कंपनी की अगर स्कीम में कोई अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं, तो उस केस में 75,000 की जो फ्लैट डिडक्शन है इररिस्पेक्टिव अमाउंट स्पेंट, 75,000 की जो फ्लैट डिडक्शन है वो मिलेगी। लेकिन अगर वो पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी है, जिसके मेडिकल ट्रीटमेंट पर अससीन अमाउंट स्पेंड किया है, जिसके लिए उन्होंने LIC या किसी तरह इंश्योरेंस कंपनी में किसी स्कीम के तहत अमाउंट डिपॉजिट कराया, तो फिर जो थ्रेशोल्ड है, फिर जो फ्लैट डिडक्शन है वो 1,25,000 की है। ये 80DD में हमने जो रिफ्रेश किया था रिवीजन सेशन में, मैंने वो चीज को एक लिए आपको यहां पर रिकॉल बस कराई। अब देखिए जरा, आपको विद ब्रीफ रीजंस आंसर द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ चैप्टर 6 ऑफ द IT एक्ट। क्या है सिचुएशन, मिस्टर जाजू डिपॉजिटेड ₹65,000 विद LIC फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज मदर हु सफर्स फ्रॉम डिसेबिलिटी ऑफ 90%। तो हम कह सकते हैं कि ये पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी का केस हो गया। हाँ, उनकी जो मदर है वो सीवियर डिसेबिलिटी से सफर कर रही हैं, 80% और मोर अगर लेवल से किसी डिसीज के अगर वो सफर कर रही हैं तो वो पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी में केस आएगा। शी इज होली डिपेंडेंट ऑन हिम, हाउ मच इज डिडक्टेबल, हम कहेंगे मिस्टर जाजू के लिए 1,25,000 रुपीज डिडक्टेबल है। तो 80D की ब्रीफली लीगल पोजीशन एंड मेनली यहां पर जो मिस्टर जाजू हैं ये मानते हुए कि वो रेजिडेंट होंगे 80DD में वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल कहलाएंगे, जिन्होंने अपनी मदर
के लिए जो डिपेंडेंट डिसेबल्ड रिलेटिव है उनकी, हाँ, जो सीवियर डिसेबिलिटी से सफर कर रही हैं उनके रिस्पेक्ट में वो फ्लैट डिडक्शन 125 की क्लेम कर पाएंगे, चाहे उन्होंने LIC में अमाउंट 65,000 ही क्यों ना डिपॉजिट किया हो, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड। और अब आइए जो फ्रेंड्स इनकम बेस्ड डिडक्शंस हैं मैं उनमें आपको ले आया हूं 80 IAS से रिलेटेड जो नवंबर 2014 का अच्छा क्वेश्चन है, जरा वो देखिए क्या गिवन है। एक्स लिमिटेड हैज 2 यूनिट्स, यूनिट N and Y. Unit N is engaged in eligible business for deduction under section 80 IA and had a profit of rupees 100 lakhs before depreciation. In assessment year 23-24, X Limited claimed depreciation of rupees 120 lakhs against the profit of 100 lakhs from business which was eligible for deduction under section 80 IA. अब रुकिए, जो ये यूनिट N है जो डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, इसमें मैं कह सकता हूं कि हमें अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अपीयर हो रहा है कितने का, 20 lakhs का, क्योंकि इनका डेप्रिसिएशन 120 lakhs का और इनका जो प्रॉफिट था बिफोर डेप्रिसिएशन वो 100 lakhs का था, तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 20 lakhs का यूनिट N में आ गया। नाउ यूनिट Y engaged in non-eligible business at a profit of rupees 70 lakhs for assessment year 23-24. Now the loss of rupees 20 lakhs, that is balance depreciation not set off pertaining to unit N, was set off against the profit of unit Y carrying on non-eligible business by the assessee X Limited. The assessing officer was of the view that depreciation relating to a business eligible for deduction under section 80 IA cannot be set off against non-eligible business income. Hence, unabsorbed depreciation should be carried forward to the subsequent year to be set off against eligible business income of the assessee of that year. Give your views on the correctness of the AO. माय डियर फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको जब चीजें रिवाइज कराई थी तभी भी मैंने आपको कहा था कि हम GTI तक तो नॉर्मली पहुंचते हैं, जो भी एलिजिबल बिजनेस में आया, जो भी नॉन एलिजिबल बिजनेस में आया, हम GTI तक तो माय डियर फ्रेंड्स नॉर्मली पहुंचते हैं और GTI के बाद में डिडक्शन का मैटर आता है, और जब डिडक्शन का मैटर आता है तब डिडक्शन के प्रोविजंस पिक्चर में आते हैं। नो डाउट 80 IA का सबसेक्शन 5 ये कहता है क्या कि डिडक्शन के लिए एलिजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हम असेसी के उसी बिजनेस को ओनली सोर्स ऑफ इनकम ट्रीट करेंगे। डिडक्शन के लिए एलिजिबल प्रॉफिट जानने के लिए सच बिजनेस, उस बिजनेस को ही असेसी का ओनली सोर्स ऑफ इनकम ट्रीट किया जाएगा। तो अब असेसिंग ऑफिसर इसी डीमिंग फिक्शन को यहां यूज करना चाहता है, उसी बिजनेस को ओनली सोर्स ऑफ इनकम असेसी का ट्रीट किया जाएगा। अब एओ इसी डीमिंग फिक्शन को यहां यूज करना चाहता है कि उन्हें डिडक्शन के लिए एलिजिबल बिजनेस में जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अराइज हुआ है ये मानिए कि यही ओनली सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए आप इस अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते, इसको आप सब्सिक्वेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके ले जाइए, उसका बेनिफिट सब्सिक्वेंट ईयर में हमसे उठाइए, लेकिन करेंट ईयर में हम आपको ये एडजस्टमेंट अलाउ नहीं करने देंगे। लेकिन स्वर्णगिरी वायर इंसुलेशन प्राइवेट लिमिटेड के केस में कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने भी जब ये इश्यू गया तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक ही बात कही, उन्होंने क्या कहा कि डिडक्शन का कोई भी प्रोविजन तब पिक्चर में आएगा जब डिडक्शन लिए जाने की बात हो रही हो। यहां अगर एलिजिबल बिजनेस में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ही है तो जब प्रॉफिट ही नहीं है तो डिडक्शन मतलब मिलनी ही नहीं है, तो डिडक्शन का फिर कोई भी प्रोविजन कैसे लग जाएगा, यहां पर ओनली सोर्स ऑफ इनकम का पॉइंट बीच में कैसे आ जाएगा। यहां नॉन एलिजिबल बिजनेस से उनको प्रॉफिट हुआ है 70 लाख रुपीस का, नॉन एलिजिबल बिजनेस से उनको सिंस प्रॉफिट हुआ है 70 लाख का, तो यहां जो डीमिंग फिक्शन है वो तो इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं, तो यहां तो जो जीटीआई है वो नॉर्मली निकाली जाएगी। अगर डिडक्शन के लिए एलिजिबल प्रॉफिट निकालने की बात हो रही होती तो ये डीमिंग फिक्शन पिक्चर में आता। माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ नया आपके सामने नहीं रखा है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी माय डियर फ्रेंड्स डिडक्शंस में रिफ्रेश कर रखी हैं। आप याद कीजिए, मैंने तब आपको स्वर्णगिरी वायर इंसुलेशंस प्राइवेट लिमिटेड का कर्नाटक हाई कोर्ट का ये जो
केस है ये केस रिफ्रेश भी कराया था और वहीं पर हम ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स रिफ्रेश करके आए हैं। तो अगर एसएससी को एलिजिबल बिजनेस में अगर कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन राइज हुआ है, नॉर्मल बिजनेस में प्रॉफिट है, तो क्या उसका एडजस्टमेंट मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। जीटीआई तक नॉर्मली पहुंचा जाएगा, डिडक्शन का कोई पॉइंट बीच में नहीं आएगा। जब डिडक्शन हम ले पा रहे होते तो डिडक्शन के लिए एलिजिबल प्रॉफिट के टाइम पर हम वो डीमिंग फिक्शन लगा रहे होते। यहां तो डिडक्शन मिल ही नहीं है क्योंकि यहां पर हमारे पास एलिजिबल बिजनेस में प्रॉफिट है ही नहीं। तो बस इसीलिए एओ का ये जो स्टैंड है वो इनकरेक्ट कहलाएगा। ये बात पक्की है कि नेक्स्ट ईयर में जब एक्स लिमिटेड को अगर एलिजिबल बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए तो पहले लास्ट ईयर का ये जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है ये केवल डिडक्शन के लिए एलिजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए यहां डीम्ड ब्रॉट फॉरवर्ड ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से वो पहले एडजस्ट करके एलिजिबल प्रॉफिट यहां पर एलिजिबल बिजनेस का चेक किया जाएगा और उसके बेस पर जो डिडक्शन है वो अलाउ की जाएगी। आप याद कीजिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज मैंने आपको यहां पर रिफ्रेश कराई थी कि ये जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है सब्सिक्वेंट ईयर में अगर प्रॉफिट होगा तो वो डीम्ड ब्रॉट फॉरवर्ड ट्रीट किया जाएगा, राइट। और फिर जो प्रॉफिट आएगा अगर आएगा तो वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल प्रॉफिट कहलाएगा, राइट। आइए देखिए जरा फ्रेंड्स, यही चीजें आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बस यूज करनी थी। तो देखिए जो जुडिशरीज का व्यू था मैंने सारी चीजें रिवीजन सेशन में भी आपको रिफ्रेश करा दी थी और यहां भी आपने वही चीजें सारी यूज में लेनी है। तो सिंस करेंट ईयर में तो कोई एलिजिबल बिजनेस से प्रॉफिट है ही नहीं, इसलिए डिडक्शन क्लेम की नहीं जा सकती, इसलिए टीआईए का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। इसीलिए जो आप डीमिंग फिक्शन है वो डीमिंग फिक्शन यहां पर पिक्चर में नहीं आ सकता। यहां पर जो एक्स लिमिटेड के पास में एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है एक बिजनेस से, वो दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकेंगे। सर्टेनली इतना ही अमाउंट उनके लिए केबल टैक्स के लिए चार्जेबल कहलाएगा, राइट। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स जब सब्सिक्वेंट ईयर में डिडक्शन के लिए एलिजिबल प्रॉफिट की बात हो रही होगी तो वो लास्ट ईयर का जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था वो पहले हम डीम्ड ब्रॉट फॉरवर्ड ट्रीट करके केवल डिडक्शन के लिए एलिजिबल प्रॉफिट जानने के लिए उसे डीम्ड ब्रॉट फॉरवर्ड करके एडजस्ट करेंगे और उस हद तक हम उन्हें डिडक्शन सब्सिक्वेंट ईयर में क्लेम नहीं करने देंगे। लेकिन जहां तक बात करेंट ईयर की है तो करेंट ईयर में एओ का ये जो एक्शन है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट ना करने के लिए अलाउ करने का, ये उनका करेक्ट यहां पर नहीं कहलाएगा। तो जीटीआई तक तो नॉर्मली पहुंचा जाएगा सिंपली स्पीकिंग। आइए अब थोड़ा आगे ले चलूं, आपको इसको लेकर सारा डिस्कशन रिवीजन सेशन में भी किया था, वो क्विकली आपको यहां रिफ्रेश कराया। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, गुरुदेव इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड इज रनिंग एन अंडरटेकिंग हुज प्रॉफिट्स आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ऑफ द आईटी एक्ट 1961 during the year ended 31st March 2023. The undertaking was engaged in eligible business referred to in section 80IA, which however consisted solely of executing work contract awarded by the state government. Is the SSC eligible to claim deduction under section 80IA in respect of profits derived from this undertaking? The answer is no. याद उठाओ, मैंने आपके साथ में जो कॉमन रेलिवेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसमें भी मैंने आपके साथ में 80IA जब डिस्कस किया था तो 80IA में भी मैंने ये बात कही थी ना कि यहां डिडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर मतलब एक्चुअल डेवलपर के लिए है, वर्क कॉन्ट्रैक्टर के लिए नहीं। तो यहां पर अगर गुरुदेव इंजीनियर्स डेवलपर नहीं है, उन्हें तो गवर्नमेंट ने एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया, कंसीडरेशन लिया और निकल गई, तो उनको यहां पर डिडक्शन नहीं मिल सकेगी। एंड माय डियर फ्रेंड्स जो एलिजिबल स्टार्टअप्स को डिडक्शन 80IAC में दी गई है उससे रिलेटेड भी जरा देखिए मई 2018 का क्वेश्चन। Denim Limited was incorporated on 1st April 2022 to carry on the business of innovation and development of new processes. It holds a certificate of eligible business from the notified Interministerial Board of Certification. Its total turnover and the profits and gains from such business for the previous year 22-23 and expected turnover and profits and gains in the following years are as follows. तो मैं previous year 22 से लेकर previous
ईयर 2029 तक के उनके टर्नओवर और प्रॉफिट और लॉसेस की डिटेल्स गिवन है। इज डेनिम लिमिटेड एलिजिबल फॉर एनी बेनिफिट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द आईटी एक्ट 1961? इफ यस, व्हाट इज द बेनिफिट अवेलेबल? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं अससी एक कंपनी है, वो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2023 के बीच में इनकॉर्पोरेट हुई हैं। वो इनोवेशन डेवलपमेंट का बिजनेस चला रही हैं। उनके पास में इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेट से एलिजिबल बिजनेस का सर्टिफिकेट है। तो हम कह सकते हैं ना क्या इस डेनिम लिमिटेड को कि आप एलिजिबल स्टार्टअप के लिए क्वालिफाई कर रही हैं। आप 80 IAC में एलिजिबल स्टार्टअप की जो डेफिनेशन गिवन है, सारी कंडीशंस फुलफिल करती हुई नजर आ रही हैं। आपकी किसी भी ईयर में टर्नओवर भी 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है ना फ्रेंड्स। तो अब ऐसे केस में वो जिस भी ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, उस ईयर से वो 10 ईयर्स में से कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स चूज कर सकती हैं। किसके लिए? 100% डिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो वो कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स में जो 100% डिडक्शन है वो क्लेम कर सकती हैं। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव मतलब कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, तो अब आप डेनिम लिमिटेड को क्या एडवाइस करने वाले हैं? देखो जी, इनकॉर्पोरेशन वाले ईयर से 10 ईयर्स में से कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स आप चूज कर लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर्स आप चूज कर लीजिए जिसमें आप डिडक्शन ले सकेंगे। अब फर्स्ट ईयर में तो लॉस ही हुआ है, सेकेंड ईयर में भी लॉस हुआ है, तो यहां से डिडक्शन लेना स्टार्ट करके क्या करेंगे जब मिलनी ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं है। और थर्ड ईयर में भी आप देखो इनके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नजर आ रहे होंगे, तो थर्ड ईयर में भी जो जीटीआई है वो उनकी बैडली अफेक्टेड हो रही होगी, है ना। तो इसलिए थर्ड ईयर में भी डिडक्शन लेना सही नहीं रहेगा। तो अच्छा रहेगा कि ये जो डिडक्शन है ये फोर्थ ईयर से क्लेम करना स्टार्ट करें, जिसमें प्रॉफिट भी है, जिसमें अर्लियर ईयर्स के लॉसेस का इफेक्ट भी पहले ही खत्म हो चुका है। तो ये प्रीवियस ईयर 25-26 से जो डिडक्शन है वो क्लेम करना स्टार्ट करें। और हम तो कहेंगे कि बहुत अच्छा होगा कि अगर आप लास्ट के 3 इयर्स ये चूज कर लें, क्योंकि लास्ट के 3 इयर्स अगर आप चूज करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपको थोड़ी डिडक्शन और ज्यादा मिल सकेगी। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, जो डिडक्शन है लास्ट के 3 इयर्स में हम कह सकते हैं कि उन्हें 27 करोड़ की मिल पाएगी, है ना फ्रेंड्स। तो हम यहां कह सकते हैं 27 करोड़ की लास्ट के 3 इयर्स में जो डिडक्शन है वो क्लेम कर सकेंगे। और अगर उन्होंने यहां मतलब 25-26 से ही डिडक्शन लेना अगर स्टार्ट कर दिया तो उन्हें डिडक्शन थोड़ी कम मिल पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि फिर उस केस में उन्हें माय डियर फ्रेंड्स जो डिडक्शन है वो 26.75 करोड़ की मिल पाएगी। तो वो 25 लाख की डिडक्शन और ज्यादा एंजॉय कर पाए, इसके लिए एडवाइजेबल है कि वो लास्ट के जो 3 इयर्स हैं उनको चूज कर लें, ये उनके लिए ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो यहां पर जो ज्यादा एडवाइजेबल है वो तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पर इनके लिए हम कहेंगे यही है। तो यस, तो एक्चुअली यस माय डियर फ्रेंड्स, तो अगर वो लास्ट के 3 इयर्स में अगर जाते हैं तो वो 27 करोड़ का जो बेनिफिट है वो अवेल कर पाएंगे, ठीक है ना। राइट और अगर वो यहां पर अगर डिडक्शन लेते हैं तो उस केस में जो डिडक्शन है वो डिडक्शन माय डियर फ्रेंड्स उनको यहां 25.75 करोड़ की, राइट 25.75 करोड़ की उन्हें जो डिडक्शन है वो डिडक्शन यहां पर मिल पाएगी। तो जो बेनिफिट है वो बेनिफिट एक्चुअली अगर वो लास्ट के 3 इयर्स में जाते हैं तो 1.25 करोड़ का जो बेनिफिट है वो उन्हें थोड़ा ज्यादा मिल पाएगा, ठीक है। नॉट ओनली 0.25 बल्कि 1.25 करोड़ का जो बेनिफिट है वो वे ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे। बस यही चीजें आपको यहां पर प्रोवाइड करनी थी। अब ये मत सोचना कि सर ये कैसे पता लगेगा कि आगे कितना प्रॉफिट होगा। एग्जामिनर ने आपको जो डिटेल्स है वो जो दी है उनमें आपको उनको रिकमेंड करना है, पहली बात। दूसरी बात, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिसीजंस है वो प्रोजेक्टेड बेसिस पर लिए जाएंगे, सिंपल। तो देखिए डेनिम लिमिटेड एलिजिबल स्टार्टअप के लिए क्वालिफाई क्यों कर रही है, सारी कंडीशंस अभी आपको रिफ्रेश कराई थी। और पहले 2 साल में तो डिडक्शन लेना सही नहीं रहेगा
क्योंकि उनको लॉस हुआ है। थर्ड ईयर में भी डिडक्शन लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि थर्ड ईयर में भी उनके जो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस हैं वो उनके प्रॉफिट को बैडली अफेक्ट कर देंगे। तो अच्छा रहेगा कि वो जो डिडक्शन है वो फोर्थ ईयर से लेना स्टार्ट करें, राइट। और ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा कि अगर वो डिडक्शन लास्ट के इन 3 इयर्स में एंजॉय करें, तो इससे उनको जो बेनिफिट है वो 1.25 करोड़ का और ज्यादा मिल सकेगा। आइए जरा अब मैं ले चलता हूं आपको, जो हमने एटीपी रिकॉल करो कोऑपरेटिव सोसाइटी की डिडक्शन को लेकर रिफ्रेश किया था ना, हां उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनर जो देते आए हैं उसमें नवंबर 16 का क्वेश्चन पहले देखिए। चेन्नई कोऑपरेटिव सोसाइटी डिराइव्स इनकम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। ओके, डिटरमाइन द टोटल इनकम फॉर AY 23-24। तो हमें इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की बस टोटल इनकम डिटरमाइन करनी है। इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग विद द एड ऑफ पावर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर विदाउट द एड ऑफ पावर होता तो एटीपी मिल जाता, यहां विद द एड ऑफ पावर इन्होंने प्रोसेसिंग की तो एटीपी गया, राइट। तो एग्जामिनर क्या करते हैं, विदाउट में से आउट को आउट कर देते हैं, तो वो एटीपी से भी फिर आउट हो जाता है। लेकिन इनकम फ्रॉम कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर ऑफ इट्स मेंबर्स, इनकम इंटरेस्ट फ्रॉम अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये वो 3 इनकम्स हैं जिनके लिए आप 100% डिडक्शन एटीपी में क्लेम कर सकेंगे, राइट माय डियर फ्रेंड्स। इनके रेस्पेक्ट में एटीपी में आप 100% का जो बेनिफिट है वो यहां क्लेम कर सकेंगे। लेकिन आगे चलते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अरे हाउस प्रॉपर्टी पर एटीपी थोड़ी ना मिलता है, वो बिजनेस इनकम के लिए है। एंड इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस 60,000। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती तो पूरे 60,000 की डिडक्शन ले पाती, क्योंकि वहां लिमिट 1 लाख है। लेकिन ये नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी का केस है ना, इसलिए एटीपी तो मिलेगा, लेकिन केवल और केवल कितने तक, 50,000 तक। बस, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। आप देखिए जरा, तो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो हमने रखी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो भी इनकी विद द एड ऑफ पावर, कलेक्शन ऑफ कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर, अदर बिजनेस की जो इनकम थी वो रखी। इंटरेस्ट डिविडेंड अदर सोर्सेज में गए, जीटीआई से हमने इंटरेस्ट डिविडेंड फ्रॉम अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर की 100% रिडक्शन दी और अदर बिजनेस इनकम को 50,000 तक रेस्ट्रिक्ट किया। तो इससे हमें चेन्नई कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो टोटल इनकम है वो पता लग पाई। और आइए जरा एक और हम क्वेश्चन इससे रिलेटेड जनवरी 21 का, माय डियर फ्रेंड्स, जनवरी 21 का जो क्वेश्चन है मैं वो अब आपके सामने न्यू कोर्स का रखता हूं। क्या आपको यहां पर पर्टिकुलर्स दिए गए थे। मीनाक्षी अर्बन इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू इट्स मेंबर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। इट प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको करना क्या है, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी आफ्टर अलाउिंग एलिजिबल डिडक्शन सेक्शन टीपी इफ एनी एंड आल्सो द टैक्स पेबल देयर ऑन। तो आपको इस मीनाक्षी कोऑपरेटिव का जो टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल दोनों कंप्यूट करके देने हैं। चलो जी, आप पहले टोटल इनकम के एंगल से सिचुएशन को हैंडल करते हैं। यहां इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिपॉजिट्स विद अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एटीपी में 100%, राइट माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स इंक्लूडिंग रुपीज 2,63,000 फॉर पर्सनल पर्पसेज ऑफ अ मेंबर। हमें क्या करना है कि मेंबर पर्सनल पर्पस के लिए लेकर जा रहा है या किस पर्पस के लिए लेकर जा रहा है। हमारी एसएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने मेंबर से ये इंटरेस्ट इनकम हो रही है ना, बात खत्म। तो हमारी एसएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी को 100% की जो डिडक्शन है वो इन इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में मिलना पक्का है। देन रेंट रिसीव्ड पर मंथ कितना, 36,000। तो माय डियर फ्रेंड्स, 36,000 इंटू 12, ये 12 मंथ्स का रेंट पता लग जाएगा हमारी एसएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसके 30% की रिपेयर रेंट कलेक्शन चार्जेस की डिडक्शन देंगे, बाकी 70% हाउस प्रॉपर्टी एड में फाइनल टैक्सेबल इनकम इनकी बन जाएगा। इनकम फ्रॉम एजेंसी बिजनेस गिवन है 287,500 और एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एजेंसी बिजनेस गिवन है 124 का। तो ये जो नेट अमाउंट आएगा इससे एटीपी में इनको 50,000 रुपीज तक की जो डिडक्शन है वो मिल सकेगी, राइट फ्रेंड्स, क्योंकि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी तो है नहीं जो 1 लाख तक दे दे। अच्छा, अब इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिपॉजिट ऑफ आइडल फंड्स ऑफ मेंबर्स, फिर वही बात, यहां पर इन्हें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। एक्चुअली ये मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बिजनेस में एंगेज्ड हैं, तो ये इंटरेस्ट भी इनकी बिजनेस इनकम कहलाएगी। एक्चुअली इसके रिस्पेक्ट में भी वो एटीपी की डिडक्शन ले सकेंगे,
राइट। अच्छा, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम अर्लियर ईयर दैट इज फाइनेंशियल ईयर 18-19, तो आप इसका सेट ऑफ लॉ कौन मना कर रहा है? आपको जीटीआई से इसका सेट ऑफ मिल जाएगा कि गेट ईयर्स तो अभी निकले नहीं है, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं। आप देखो ना, जो यहां पर एसएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी की रेंटल इनकम में से 30% डिडक्शन के बाद 70%, फिर सिंस इनका क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडिंग का बिजनेस है तो जो भी इंटरेस्ट इनको मिल रहा है पीजीबीपी एड में चार्जेबल होगा। एजेंसी बिजनेस की जो भी इनकम है वो नेट बेसिस पर हमने चेक की, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को एडजस्ट किया, जीटीआई तक पहुंच पाए, जितनी भी इंटरेस्ट इनकम मिली 100% डिडक्टेबल है, जितना इनका अदर बिजनेस इनकम के रिस्पेक्ट में यहां माय डियर फ्रेंड्स 50,000 तक की डिडक्शन अवेलेबल है। टोटल इनकम ये आ गई। आपको पता है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए फर्स्ट 10,000 रुपीज पर 10%, अगले 10,000 रुपीज पर 20%, तो 20,000 रुपीज तक तो 3,000 टैक्स हो गया, और उसके बाद तो सीधा 30% से जो टैक्स है वो हम निकालेंगे, 4% सेस लगाएंगे। लास्ट फिगर एग्जैक्ट 5 भी अगर हो तो नेक्स्ट 10 तक राउंड ऑफ किया जाता है। याद है ना सेक्शन 288B कि लास्ट फिगर अगर 5 रुपीज ऐसे ज्यादा है तो उसे आप नेक्स्ट 10 तक राउंड ऑफ करेंगे। तो बस इसीलिए ये जो राउंडिंग ऑफ का इफेक्ट है वो यहां पर दे दिया गया है। और आइए चलता हूं मैं आपको लेकर मई 2015 के क्वेश्चन में, सेक्शन 80 QQB। देखिए जरा क्या यहां पर इस क्वेश्चन में आपको दिया गया। विद ब्रीफ रीजंस आंसर द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ चैप्टर 6 ऑफ द आईटी एक्ट। क्या है सिचुएशन? मिस्टर मनोज, अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, co-authored a book on advanced computer programming along with his friend. He received rupees 4,10,000 as lump sum royalty in March 22. How much of royalty is taxable? हम कहेंगे 3 lakhs की डिडक्शन के बाद 1,10,000 टैक्सेबल है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर अगर बुक लिखी है तो फ्रेंड्स ये एक लिटरेरी और साइंटिफिक नेचर का ही तो वर्क है। अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अगर आप कोई बुक राइट कर रहे हैं, केस आपका अगर एक्सक्लूजन में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली उस बुक के लिए अगर आप को ऑथर भी हैं तभी भी आप 80 QQB में एलिजिबल एसएससी हैं, 3 lakhs की डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं। यस, दासोल्ट सिस्टम के केस में माय डियर फ्रेंड्स अथॉरिटी फॉर एडवांस टूलिंग ने ये इंटरप्रिटेशन ली कि इस तरह का जो केस है वो यहां लिटरेरी और साइंटिफिक नेचर का वर्क कहलाएगा। मिस्टर मनोज को 3 लाख रुपीस तक की जो डिडक्शन है वो यहां पर मिल सकेगी, केवल 1,10,000 ही उनकी टोटल इनकम का फॉर्मिंग पार्ट बनेगा। और आइए जरा कुछ मल्टीपल सेक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएं। देखिए यहां मई 2013 के क्वेश्चन में आपको क्या रिक्वायर किया गया। मिस्टर के हु हैज अटेन्ड 63 इयर्स हैज द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द PY 22-23। क्या इनकम से? सैलरी इनकम 680 कंप्यूटेड एज टैक्सेबल, तो ठीक है आउटर कॉलम में रख देंगे सीधा। देन इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक रुपीज 18,000। आप देख रहे हैं मिस्टर के सीनियर सिटीजन हैं, राइट। जब ना कुछ गिवन हो तो हम तो रेजिडेंट मानकर चलेंगे, है ना। नॉन रेजिडेंट अगर होंगे तो स्पेसिफिकली गिवन होगा। तो सीनियर सिटीजन को तो 80TTB में 50,000 रुपीज तक के इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है वो अवेलेबल है। यहां तो केवल 18,000 है, तो 18,000 रुपीज की हमारे एसएससी को 80TTB में जो डिडक्शन है वो यहां मिल सकेगी। देन अदर पर्टिकुलर्स गिवन बाय मिस्टर के आर एज अंडर, क्या है वो? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड अमाउंटिंग टू रुपीज 25,000 पॉलिसी टेकन ऑन द लाइफ ऑफ हिज सन, द सम एश्योर्ड इज 2,50,000। माय डियर फ्रेंड्स, करेंट सिनेरियो में जहां सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आप करेंट सिनेरियो में अगर 10% से ज्यादा का अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो फिर वो एक्सेस डिडक्टेबल नहीं होता। अब यहां तो इसका 10% अगर आप निकालोगे तो 25,000 ही आएगा, और उतने का ही इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है ना, इसलिए 80C इस पर मिल जाएगा। देन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अमाउंटिंग टू रुपीज 22,000 अंडर पॉलिसी टेकन ऑन हिज लाइफ, द सम एश्योर्ड इज 2 lakhs। तो अब यहां पर जो लिमिट आ रही है वो 20,000 की आ रही है। तो अब इस 22,000 में से हम कहेंगे अप टू 20,000 का ही जो 80C है वो आप क्लेम कर सकेंगे, नॉट मोर देन दैट।
premium of rupees 18,000 paid by check on the health insurance for self to National Insurance Corporation Limited and payment in cash of rupees 5,000 to a hospital for preventive health checkup for self। तो अब हम क्या बोलेंगे, आप 18,000 प्लस 5,000 जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए लिमिट भी और उसको आप कैश में पे कर सकते हैं, तो 23,000 रुपीज की आप 80D में जो डिडक्शन है वो क्लेम कर सकेंगे। बस कंप्यूट द टोटल इनकम मिस्टर के फॉर AY 23-24। तो बस आप क्या करने वाले हैं, सैलरी इनकम यहां रखेंगे, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो आप करेक्ट कर लेंगे। 18,000 आपको गिवन है ना, तो 6,98,000 यहां पर इनकी GTI आ गई। इसमें से 80C में जो डिडक्शन अभी हमने डिसाइड की, 80D वाली डिडक्शन जो हमने डिसाइड की और 80TTB वाली जो डिडक्शन थी वो हम यहां लेस करेंगे, तो जो टोटल इनकम है वो इनकी 6,12,000 रुपीज माय डियर फ्रेंड्स यहां पर आपको नजर आएगी। ठीक है, आइए जरा फ्रेंड्स मैं आपको मई 2018 के क्वेश्चन में ले आता हूं। The gross total income of Mr. Bharadwaj, who is a resident of Varanasi for the year ended 31st March 2023, is rupees 15 lakhs. Further, he has contributed rupees 2 lakhs towards Clean Ganga Fund as set up by the central government. हम कहेंगे 80G जिंदाबाद, 80G में डिडक्शन ले लो। He has incurred medical expenditure of rupees 50,000 towards surgery of his grandmother, who is 85 years of age. No premium is paid to keep in force an insurance on her health. हम कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अगर अपने स्पाउस, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन या अपने पेरेंट्स के लिए, जो चाहे डिपेंडेंट होते या नहीं भी होते, अगर उनके लिए अगर आप ये मेडिकल एक्सपेंडिचर करते तो आप 80D में जो बेनिफिट है वो ले पाते। वहां ग्रैंड मदर कवर्ड नहीं है, इसलिए 80D का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। He has donated rupees 2 lakhs in check and 50,000 in cash to a political party during its annual conference of which he is member। हम क्या कहेंगे, जो आपने चेक से डोनेट किया उस पर तो जो बेनिफिट है वो आपको 80GGC में मिल जाएगा, लेकिन जो आपने कैश में पेमेंट किया उस कैश के लिए 80GGC आपको अलाउ नहीं हो पाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को तो आप कुछ भी पे करोगे तो अदर देन कैश पे होना चाहिए था। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इंस्टॉलमेंट रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू हिज एम्प्लॉयर XYZ प्राइवेट लिमिटेड। माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको रिफ्रेश कराया था ना कि अगर एम्प्लॉयर से डिडक्शन लोन लिया है तो वो एम्प्लॉयर आपके पब्लिक सेक्टर कंपनी या कोई पब्लिक कंपनी होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी अगर आपकी एम्प्लॉयर है तो आप 80C नहीं ले सकते। राइट, डिस्कस द अलाइबल डिडक्शन टू मिस्टर भारद्वाज फ्रॉम द एबव इंफॉर्मेशन। तो जो हमने हर एक पार्ट के लिए डिस्कशन किया ना, वही चीजें माय डियर फ्रेंड्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, नथिंग एल्स। ओके, चलिए अब एक कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट दैट देयर एग्जिस्ट नो डिफरेंस इन ट्रीटमेंट ऑफ इनकम क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10 विद दोस क्लेम्ड अंडर चैप्टर 6 ऑफ द IT एक्ट। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्टेड इनकम होती है, सेक्शन 10 की एग्जेम्प्टेड इनकम तो माय डियर फ्रेंड्स हम आउटर कॉलम में ही प्रेजेंट नहीं करते, है ना। ऐसा सोर्स जिसकी इनकम सेक्शन 10 में एग्जेम्प्टेड है, उस सोर्स से अगर लॉस हो जाए तो वो लायबल भी नहीं होता। राइट, लेकिन जहां तक बात चैप्टर 6 में मिलने वाली डिडक्शन की है तो उसे हम आउटर कॉलम में लेकर आते हैं, GTI का पार्ट बनाते हैं और फिर उसके बाद में जो डिडक्शन है वो हम चैप्टर 6 में ले पाते हैं। उस सोर्स से अगर लॉस भी हो तो GTI से पहले अदर बिजनेस की इनकम वगैरह से वो एडजस्ट हो पाता है। तो एक जो ये स्टेटमेंट आपने दिया ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सेक्शन 10 की एग्जेम्प्टेड इनकम होती है वो तो GTI तक का पार्ट नहीं बनती, वो तो आउटर कॉलम में ही नहीं आती। राइट, लेकिन जो चैप्टर 6 से वाली डिडक्शन वाली इनकम है उनको पहले हम रिस्पेक्टिव हेड में कंप्यूट करके लाते हैं, GTI का पार्ट बनाते हैं और फिर GTI से रिस्पेक्टिव सेक्शन ऑफ चैप्टर 6 से उसकी डिडक्शन हम क्लेम कर पाते हैं। इसीलिए सेक्शन 10 एग्जेम्पशन देती है, जबकि चैप्टर 6 से डिडक्शन का सेक्शन कहलाता है। आइए जरा चैप्टर 6 की डिडक्शन के बाद में अब मैं सेक्शन 10AA से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके सामने रखना स्टार्ट करूं। ABC
LLP, a limited liability partnership in India, is engaged in development of software providing IT-enabled services through 2 units, one of which is located in Notified Special Economic Zone in Chennai. The particulars of the previous year 22-23 furnished by the SASI are as follows. क्या particulars दिए उन्होंने? टोटल टर्नओवर SEZ वाली यूनिट की 120 lakhs एंड अदर यूनिट की 100 lakhs. एक्सपोर्ट टर्नओवर SEZ वाली यूनिट की 100 lakhs एंड अदर यूनिट्स की 60 lakhs. और प्रॉफिट SEZ वाली यूनिट का 50 lakhs एंड अदर यूनिट्स का 40 lakhs. द assessee has no other income during the previous year. Compute tax payable by ABC LLP for the AY 23-24. तो फ्रेंड, सबसे पहले अगर नॉर्मल प्रोविजन से चलें तो हम ये कहेंगे कि इनका जो SEZ वाला प्रॉफिट है 50 लाख रुपीस का, इस 50 लाख रुपीस के प्रॉफिट में से हम कहेंगे ET डिवाइडेड बाय TT, मतलब जो भी SEZ वाले बिजनेस की एक्सपोर्ट टर्नओवर है, हाँ, उससे एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पता करना है. तो जो भी ET डिवाइडेड बाय TT, जिस पर भी 10AA अप्लाई होता है, उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आपको आया है, हमें एक्सपोर्ट से एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यहां पर पता करना है. तो हम इस तरीके से एक्सपोर्ट टर्नओवर से एट्रीब्यूटेबल जो प्रॉफिट है माय डियर फ्रेंड्स, वो यहां पर पता कर पाएंगे. तो वो जो भी अमाउंट यहां पर निकलकर आया 41.67 लाख का. फ्रेंड्स, बस आपको करना क्या है, आप SEZ वाली यूनिट का जो प्रॉफिट है 50 लाख रुपीस वो उठाओगे, अदर यूनिट का जो प्रॉफिट है 40 लाख, 90 लाख आपकी GTI, 41.67 लाख का आप डिडक्शन दोगे तो यहां पर आ जाएगी आपकी TI. राइट फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं इस केस में 48.33 लाख ये इनकी टोटल इनकम आ गई. अब LLP है तो 30% टैक्स, 4% सेस. लेकिन ध्यान रखना, जहां पर भी TIA से TRRB या 10AA की डिडक्शन इन्वॉल्व है और आपसे टैक्स निकलवाया जा रहा है, नॉन कॉर्पोरेट असेसी का केस आपको दिया गया है, तो आप AMT को मत भूल जाना. हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आप ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के एंगल से भी उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे. उसमें आप पहले एडजस्टेड टोटल इनकम तक पहुंचेंगे. एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए क्या करेंगे, बस 10AA की डिडक्शन है उसको आप रिवर्स कर दोगे. हाँ, इससे आपको माय डियर फ्रेंड्स जो एडजस्टेड टोटल इनकम है वो यहां पता लग जाएगी और उस पर फिर आप क्या करने वाले हो, उस पर माय डियर फ्रेंड्स आप 18.5% जो AMT का रेट है वो अप्लाई करोगे, 4% सेस लगाओगे, उससे आपको AMT पता लगेगा. और AMT मतलब एट मिनिमम ये तो आपको पे करना है. तो देखिए जरा यहां बेसिकली जो भी टोटल प्रॉफिट है उसमें से 10AA की डिडक्शन देने के बाद जो प्रॉफिट आया उस पर 30% टैक्स, 4% सेस, ये इनकी नॉर्मल प्रोविजंस में टैक्स लायबिलिटी आ रही है. लेकिन जब हमने AMT के एंगल से चेक किया तो फिर उसमें 18.5% टैक्स, 4% सेस, ये इनका AMT पेबल आ गया. तो एट अ मिनिमम ये तो पे करना ही करना है. हाउ कैन वी से, हम कैसे कह सकते हैं कि ये उनकी टैक्स लायबिलिटी है ना, एट अ मिनिमम उन्हें ये तो पे करना ही करना है. इसीलिए आप जो हमसे पूछ रहे हैं कि ABC LLP का टैक्स पेबल क्या कहलाएगा, हम कहेंगे AMT कहलाएगा. क्या विल द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल चेंज इफ ABC LLP इज एन ओवरसीज एंटिटी? देन आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि AMT के प्रोविजंस रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट बोथ केसेस में इक्वली एप्लीकेबल हैं. तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सेम रहेगा. अगर ABC LLP अगर ओवरसीज एंटिटी हो भी तभी भी हमारे आंसर में कहीं कोई डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स नहीं आएगा. और आइए जरा अब मैं आपको ले चलता हूं सेक्शन 10AA से रिलेटेड एक अच्छे क्वेश्चन में. क्या आपको इस नवंबर 2017 के क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने दिया था, फैक्ट्स देखिए. एक्स कंपनी एंगेज्ड इन डेवलपिंग एंड एक्सपोर्टिंग X company engaged in developing and exporting software is having 2 units, namely Unit A and B. Unit A is set up in SEZ and Unit B doesn't fall under Section 10AA of the Act. Company furnishes the following information relating to 3rd year of operation ended 31st March 2023. Unit A और B के इन lakhs जो particulars हैं my dear friends वो आपको यहाँ पर ये दिए गए हैं. उनकी export sales, domestic sales, duty
ड्यूटी ड्रॉबैक, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट, सैलरीज पेड, अदर एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। तो यूनिट ए एसईजेड वाली यूनिट के प्रॉफिट की जो फिगर है वो हमें यहां पर दी गई है, और जो एसईजेड में नहीं है 10AA के लिए जो एंटाइटल्ड नहीं है उसका भी प्रॉफिट हमें यहां गिवन है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिएगा, यूनिट ए एक्सपेंसेस, Unit A expenses of rupees 12 lakhs are disallowable under section 43B and sale proceeds in convertible foreign exchange received in India amounted to rupees 520 lakhs. Export sales of rupees 600 lakhs include freight of rupees 100 lakhs and realization of rupees 520 lakhs includes amount of insurance and freight charges of rupees 70 lakhs. एंड यूनिट बी की डिटेल क्या दी गई है हमें, यूनिट बी के लिए रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स एंड कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड इज वाज of rupees 690 lakhs, expenses charged and are to be disallowed as per section 48(3) of the act are of rupees 60 lakhs. Compute the total income of X company for the AY 23-24 after claiming deduction under section 10AA. My dear friends, अब आप देखिए जरा, ये जो सिचुएशन आपके लिए यहां पर बनाकर दी गई है, बेसिकली हम क्या यहां पर करने वाले हैं, हम तो माय डियर फ्रेंड्स यहां इस केस में सबसे पहले यूनिट ए के एंगल से देखते हैं। यूनिट ए के लिए जो एक्सपेंस इनका 43B में डिसलाइबल है, यूनिट ए के लिए जो एक्सपेंस इनका 43B में डिसलाइबल है, पहले तो हम उसको डिसलाउ कर देते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो प्रॉफिट कंसीडरेबल बना वो 263 लाख का कंसीडरेबल बना। अब इसमें मेन है 10AA की डिडक्शन। देखो अब यहां जो ड्यूटी ड्रॉबैक और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स हैं, ये चार्जेबल तो पीजीबीपी हेड में ही होते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम अंडरटेकिंग में नहीं आते हैं। मतलब इस पर आप टीआई से टीआरआरबी या 10AA नहीं ले पाते। इसका मतलब क्या, मुझे 10AA की जो डिडक्शन लेनी है उसके लिए हम प्रॉफिट जो लेंगे वो 263 लाख रुपीस का जो प्रॉफिट अदरवाइज पीजीबीपी हेड का चार्जेबल बनता है, उसमें से हम ये जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैं 31 लाख के, इनको आउट कर देंगे। तो जो बचता है ना वो हम कहेंगे कि यहां कंसीडरेबल प्रॉफिट होगा। अब इनटू ईटी डिवाइडेड बाय टीटी। अब एक्सपोर्ट टर्नओवर कितनी है, 600 लाख की है, उसमें 100 लाख रुपीस के तो फ्रेट वगैरह इंक्लूडेड हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें अगेंस्ट गुड्स आपको जो मिला है वो कंसीडरेशन में लेना होता है। अच्छा, एक और चीज आप यहां पर कंसीडरेशन में लेंगे, एक और चीज जो आपने यहां पर कंसीडरेशन में माय डियर फ्रेंड्स जो लेकर चलनी है वो एक्चुअली क्या है, वो यहां पर आपको जो एक्सपोर्ट टर्नओवर दी गई है। एक्सपोर्ट टर्नओवर मतलब क्या, जो आपने अमाउंट इंडिया में कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में जो रिसीव किया, जो आपने इन इंडिया कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में जो अमाउंट रिसीव किया वो यहां पर एक्सपोर्ट टर्नओवर के लिए क्वालिफाई करेगा ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, भले ही आपने आउटसाइड इंडिया जो गुड्स बेचा है वो 600 लाख का आपने बेचा हो, लेकिन इस केस में हम कहेंगे आपने इंडिया में कितना अमाउंट रिसीव और रियलाइज किया, 520 लाख का ना। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर के लिए क्या, जो भी अमाउंट रियलाइज्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, जो आप इंडिया में अमाउंट रिसीव करेंगे, लेकर आएंगे कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, वो हम कंसीडर करेंगे, और वो भी अदर देन, वो भी हम कंसीडर करेंगे अदर देन जो भी फ्रेट, इंश्योरेंस, मतलब एफओबी बेसिस पर व्हाट यू हैव रिसीव्ड अगेंस्ट गुड्स ओनली। तो जो इसमें फ्रेट एंड इंश्योरेंस का अमाउंट इन्वॉल्व है वो मुझे आउट करना पड़ेगा। याद करो ना, एक्सपोर्ट टर्नओवर की जो डेफिनेशन आपने देख रखी है उसमें यही चीजें गिवन है। अच्छा, इनटू ईटी मतलब जो कंसीडरेशन रियलाइज्ड है उसमें से फ्रेट इंश्योरेंस वगैरह का अमाउंट हटा दो, डिवाइडेड बाय टीटी। अब टीटी देखना जरा, यहां पर 700 लाख रुपीस हमें नजर आ रहा है एक्सपोर्ट सेल्स प्लस डोमेस्टिक सेल्स, लेकिन हम यहां टोटल टर्नओवर में जो एक्सपोर्ट सेल्स है उस एक्सपोर्ट सेल्स में जो फ्रेट का अमाउंट इन्वॉल्व है, क्या उसे आउट ना करें। याद करो HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का केस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह रखा है वहां, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कह रखा है कि जब एक्सपोर्ट टर्नओवर से
जब आप एक्सपोर्ट टर्नओवर से ये फ्रेट इंश्योरेंस, आउटसाइड इंडिया टेक्निकल सर्विसेज की प्रोवाइडिंग के लिए फॉरेन करेंसी में किए गए एक्सपेंस, जब आप एक्सपोर्ट टर्नओवर से इनको माइनस करते हैं तो टोटल टर्नओवर से तो सबसे पहले माइनस होंगे। क्यों? क्योंकि जो एक्सपोर्ट टर्नओवर से एक्सक्लूड हो रहा है, और एक्सपोर्ट टर्नओवर तो टोटल टर्नओवर का एक कंपोनेंट ही है, केवल एक पार्ट ही है। तो जब हम एक्सपोर्ट टर्नओवर से आउट कर रहे हैं तो टोटल टर्नओवर से आउट ना किया जाए, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल होगा, इररेशनल होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कंफर्म किया क्या, कि जो एक्सपोर्ट टर्नओवर से डिडक्टेबल है, एक्चुअली टोटल टर्नओवर में जो भी फ्रेट इंश्योरेंस या आउटसाइड इंडिया टेक्निकल सर्विसेज की प्रोवाइडिंग पर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में जो भी आप एक्सपेंस करते हैं अपने क्लाइंट को सर्विसेज वगैरह देने में, आपको मिली फीस में एक पोर्शन उनका भी रिसिप्ट कहलाएगा। मतलब क्या, आपको अमाउंट रियलाइज्ड से उसे डिडक्ट करना होगा। तो एक लाइन में कंक्लूड करते हैं, और वो क्या कहूंगा मैं, कि जब एक्सपोर्ट टर्नओवर से हम ये फ्रेट इंश्योरेंस वगैरह माइनस करते हैं तो टोटल टर्नओवर का तो पार्ट है एक्सपोर्ट टर्नओवर, तो टोटल टर्नओवर से तो सबसे पहले ये डिडक्टेबल बनेंगे। बस अब तो कुछ रह ही नहीं गया फ्रेंड्स। आप देखिए यहां 232 लाख रुपीस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 450 लाख का, डिवाइड कर देंगे किसका, 600 लाख का, तो 174 लाख यहां पर डिडक्शन का अमाउंट कहलाएगा। तो 10AA में जो डिडक्शन है वो माय डियर फ्रेंड्स 174 लाख की मिल सकेगी। और जहां तक बात यूनिट बी की है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। अरे वो तो 10AA की डिडक्शन के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो आपने कितना अमाउंट रियलाइज्ड किया, इररेलेवेंट है। वहां तो केवल और केवल जो एक्सपेंस डिसअलाउड होना है ना 60 लाख का, हम उसको बस वहां पर कंसीडरेशन में लेकर चलेंगे। जो 60 लाख का अमाउंट डिसअलाउड, जो 60 लाख का अमाउंट डिसअलाउड होना है वो बस डिसअलाउ कर देंगे। तो 675 लाख में बोलूंगा कि यूनिट बी की इनकम हो गई। अब यहां तो टैक्स निकालना ही नहीं, तो एएमटी की हेडेक भी नहीं है। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, देखिए जरा, बस हो गया सब कुछ। यहां एक्चुअली जो यूनिट बी का प्रॉफिट है अभी अभी निकाला हमने, जिसमें कुछ था ही नहीं। यूनिट ए का जो प्रॉफिट है उसमें बस जो 43 का जो एक्सपेंस डिसलाइबल था वो डिसअलाउ कर दिया। ये जीटीआई आ गई। 10AA की जो डिडक्शन मिलनी है उसके लिए अभी अभी सारा ये काम किया था हमने। एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स, टोटल टर्नओवर में डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स में से हमने जो भी फ्रेट वाला अमाउंट था वो आउट किया, और एक्सपोर्ट टर्नओवर के लिए हमने जो अमाउंट रियलाइज्ड हुआ था उसमें से फ्रेट इंश्योरेंस को माइनस किया। बस प्रॉफिट की जहां तक बात होती है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को आप यहां पर बाहर कर दीजिए। ये जो प्रॉफिट आया इनटू 80 डिवाइड बाय टीटी, जो रिजल्ट आया उसकी आप 10AA में यहां डिडक्शन दे दीजिए। ये एसएससी की टोटल इनकम माय डियर फ्रेंड्स कहलाएगी। ओके, तो बस इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि हाँ, वो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स वाले जो पॉइंट्स थे उनका भी यूज हो गया, नॉर्मल जो प्रोविजंस थे उनका भी यहां पर यूज देखने को मिल गया, है ना। और मेनली एक्सपोर्ट टर्नओवर के रिस्पेक्ट में एडजस्टमेंट, टोटल टर्नओवर को लेकर केस लॉ का यूज, वो सब कुछ हमने यहां पर कर लिया। तो अब मैं कह सकता हूं कि हाँ, हमने विद द हेल्प ऑफ दीज 14 क्वेश्चंस डिडक्शन से रिलेटेड जो एक अच्छी प्रैक्टिस है वो यहां पर कर ली। और अब चलता हूं मैं आपको लेकर सेट ऑफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनमें, और उसमें एग्जामिनर का जो एक फेवरेट क्वेश्चन है, आइए जरा उससे शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। सेक्शन 72A रिफ्रेश तो मैंने अच्छे से करा ही दिया था आपको रिवीजन सेशन में। अब इससे रिलेटेड ये अच्छा क्वेश्चन देखिए जरा। समय इंपैक्ट्स लिमिटेड वाज अमलगमेटेड विद दिल्ली इंपैक्ट्स लिमिटेड ऑन 1 April 22. Okay, all the conditions of section 72A are complied with. Samay Impacts Limited, that is amalgamating company, has the following carried forward losses as assessed up to AY 22-23. क्या स्पेकुलेटिव लॉस, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर ऑफ ऑन साइंटिफिक रिसर्च, बिजनेस लॉस. Now, Delhi Impacts Limited, that is amalgamated company, has computed a profit of rupees 175 lakhs for the financial year 22-23 before setting off the eligible losses of Samay Impacts Limited, but after providing depreciation at the rate 15% per annum on 160 lakhs being the consideration at which plant and machinery were transferred
to Delhi Impacts Limited. The written down value of the above planted machinery of Samay Impacts Limited as per Income Tax Act 1961 as on 31st March 2022 was rupees 100 lakhs. The above profit of Delhi Impacts Limited includes a speculative profit of rupees 15 lakhs. You are required to compute total income or loss of Delhi Impacts Limited for AY 23-24. The setup should be on the basis of order provided under section 72 subsection 2. अब देखिए जरा, यहां सबसे पहले तो ये जो अमलगमेटेड कंपनी ने जो प्लांट एंड मशीनरीज पर जो 160 लैक्स को बेस बनाकर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रखा है, क्या ये एक्ट सही है? जबकि अमलगमेशन में उन्हें जो प्लांट एंड मशीनरी अमलगमेटिंग कंपनी की मिली हैं, उनकी जो डब्ल्यूडीबी थी वो 100 लैक्स की थी। अरे याद उठाओ सेक्शन 43 क्लॉज 6 जहां डब्ल्यूडीबी को डिफाइन किया गया है, वहां एक्सप्लेनेशन 2 में क्लियरली ये मेंशन्ड है क्या कि जो ब्लॉक ऑफ असेट्स हैं उनके लिए जो WDB टू द ट्रांसफरर कंपनी रही होगी वो यहां पर ट्रांसफरी कंपनी के लिए एक्चुअल कॉस्ट की तरह ट्रीट की जाएगी। मतलब क्या कि जो अमलगमेटेड कंपनी है उनको 100 लैक्स पर ये उनके लिए डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए एक्चुअल कॉस्ट ट्रीट की जाएगी। इस पर जो 15% डेप्रिसिएशन है वो दिल्ली इंपैक्ट्स लिमिटेड को क्लेम करना चाहिए था। उन्होंने तो जो कंसीडरेशन का अमाउंट था हाँ उसी पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर डाला। तो हम क्या कहेंगे 60 लैक्स पर आपने 15% से 9 लैक्स का जो डेप्रिसिएशन है वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रखा है, तो वो यहां पर डिसअलाउड होगा। सबसे पहले तो वो यहां पर डिसअलाउड होगा, एक बात। दूसरी बात, यहां समय इंपैक्ट्स लिमिटेड मतलब अमलगमेटिंग कंपनी के स्पेकुलेटिव लॉस का जो बेनिफिट है वो क्या अमलगमेटेड कंपनी ले पाएगी? द आंसर इज नो। सेक्शन 72A में माय डियर फ्रेंड्स एक्यूमुलेटेड लॉसेस के मीनिंग में हाँ नॉर्मल बिजनेस लॉस कवर्ड है, स्पेकुलेटिव लॉस वहां कवर्ड नहीं है। तो अमलगमेटिंग कंपनी के स्पेकुलेटिव लॉस का बेनिफिट तो अमलगमेटेड कंपनी को नहीं मिलेगा, चाहे भले ही अमलगमेटेड कंपनी के प्रॉफिट में कुछ स्पेकुलेटिव प्रॉफिट इंक्लूडेड है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्योंकि एक्यूमुलेटेड लॉसेस के मीनिंग में एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ एन अमलगमेटिंग कंपनी, जो अमलगमेटेड कंपनी के लॉस मान लिए जाएंगे ईयर ऑफ अमलगमेशन के, उन एक्यूमुलेटेड लॉस में स्पेकुलेटिव लॉस नहीं आते, इसलिए उसका बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, पक्की बात है। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है हाँ वो पक्का मिलेगा, बिजनेस लॉस का जो बेनिफिट है वो भी पक्का मिलेगा। लेकिन क्या अनएब्सॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च पर सेक्शन 72A लगता है क्या? नहीं। लेकिन याद कीजिए सेक्शन 35 में ही आपने माय डियर फ्रेंड्स जो सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 में कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च की बात देख रखी है। सेक्शन 35 सबसेक्शन 4 में क्या अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च से लॉस बुक नहीं हो सकता। अगर प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं है तो वो अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च कहलाएंगे, और वहां अमलगमेशन को एनकरेज किया गया है। अमलगमेशन के केस में जो अमलगमेटिंग कंपनी का अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च होता है उसका जो बेनिफिट है वो अमलगमेटेड कंपनी को अवेलेबल हो पाता है। केवल अमलगमेशन माय डियर फ्रेंड्स सेक्शन 35 में प्रमोटेड है। तो हां हम क्या बोलेंगे कि जो अमलगमेटिंग कंपनी है, जो अमलगमेटिंग कंपनी का अनएब्सॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च है उसका बेनिफिट ये अमलगमेटेड कंपनी एंजॉय कर सकेंगी एज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। आपने ऑर्डर की बात की है तो हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले अमलगमेटेड कंपनी का जो भी प्रॉफिट है वो उठाएंगे, उसमें जो भी एडजस्टमेंट होना है वो सबसे पहले होगा, फिर बात आएगी एडजस्टमेंट की। पहले बिजनेस लॉस को एडजस्ट करेंगे, फिर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करेंगे, फिर उसके बाद में ये जो अनएब्सॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल नेचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च है वो एडजस्ट किया जाएगा, और इसका एडजस्टमेंट तो मिलना ही नहीं है ना, बस बात खत्म। आप देखना जरा, तो जो भी इनका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में एक्सेस डेप्रिसिएशन को पहले हमने ऐड बैक किया, राइट माय डियर फ्रेंड्स। फिर इसमें से पहले ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी, फिर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, और फिर अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च को एडजस्ट किया। ये दिल्ली इंपैक्ट्स लिमिटेड की टोटल इनकम माय डियर फ्रेंड्स कहलाएगी। आइए जरा आगे ले चलूं, मई 2018 के क्वेश्चन का रुख करते हैं। सूरत लिमिटेड एंगेज्ड इन द बिजनेस of textiles also affected the sales and purchase of shares of other companies. It suffered loss from such transactions. Whether such company can set off its losses from share trading from the profit of textile business. याद उठाओ सेक्शन 73 की एक्सप्लेनेशन
कि अगर एसएससी कंपनी का बिजनेस तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का है, लेकिन वो परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स का भी काम करती हैं, ठीक है, तो उस हद तक उनकी जो एक्टिविटी है वो स्पेकुलेटिव नेचर की कहलाएगी, राइट माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, तो उनका ये जो एक्ट है वो स्पेकुलेशन बिजनेस कहलाएगा, और स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को आप अपने नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते। बट माय डियर फ्रेंड्स, इफ प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ सच कंपनीज सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, देन व्हाट वुड बी योर आंसर? फिर हम कहेंगे यस, क्योंकि उसी सेक्शन 73 की एक्सप्लेनेशन में कुछ एक्सेप्शन भी तो आपने रेफरेंस किए थे ना, कि अगर हमारी एसएससी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अगर वो बैंकिंग कंपनी है, अगर वो परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स मतलब ट्रेडिंग इन शेयर्स में एंगेज्ड है, तो फिर वहां पर ये जो स्पेकुलेशन बिजनेस वाला डीमिंग फिक्शन है वो वर्क नहीं करेगा। तो ये प्रोविजनल पोजीशन आपके सामने है, और मेनली जो सिचुएशन है, पहले केस में तो हम कहेंगे सेट ऑफ पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन दूसरे केस में हम कहेंगे कि हाँ सेट ऑफ पॉसिबल बन सकेगा। रीजन मैंने अभी आपको रिफ्रेश कराए। और माय डियर फ्रेंड्स, कुछ केस लॉ स्पेसिफिक जो डिस्कशन हमने रिवीजन सेशन में किया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जरा देखिए। एसटी एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड एज पर द डिसोल्यूशन डीड इन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म with effect from 18th September 2022, as one of the partners of a erstwhile firm took over the entire business of the partnership firm in his individual capacity, including fixed assets, current assets and liabilities, and the other partner was paid his dues. He then continued the business as a sole proprietor with effect from that date. The SSC, relying upon section 78 subsection 2, claimed the set off of the losses suffered by the erstwhile partnership firm against his income earned as an individual proprietor, considering the case as inheritance of business. The claim of the SSC was disallowed by the AO. Examine the correctness of the action of the AO. My dear friends, कुछ याद आया? प्रमोद मित्तल का केस, सेट ऑफ चैप्टर में जो मैंने आपको रिफ्रेश कराया था, प्रमोद मित्तल का, माय डियर फ्रेंड्स, जो केस आपने वहां पर देखा था, याद कीजिए ना। देखिए, एसएससी हु इनकर्ड द लॉस एंड हु वांट्स टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ लॉस मस्ट बी सेम। यस, हमने जो कुछ केस लॉज वहां पर रेफरेंस किए थे, वहां ये केस दिल्ली हाई कोर्ट का आपने देखा था कि अगर एसएससी फर्म को लॉस हुआ और फिर उस बिजनेस को एक पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया और पार्टनर को अपने सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न की कैपेसिटी में चलाए जाने वाले उस बिजनेस में प्रॉफिट होने लगा, अब वो ये कहे कि इस बिजनेस के प्रॉफिट से अर्लियर पॉइंट ऑफ टाइम पर जिस फर्म का मैं पार्टनर था उस फर्म में जो लॉस हुआ है उसका सेटअप मिल जाए। द आंसर इज नो। केवल और केवल इनहेरिटेंस मतलब डेथ केस में ही जो बेनिफिट है वो मिल पाएगा। सेक्शन 78 सबसेक्शन 2 जो ये कहता है कि एसएससी मस्ट बी सेम, उसका एक ही एक्सेप्शन है, अदर देन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब डेथ केस। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो प्रमोद मित्तल के केस में हम रिफ्रेश करके आए हैं वही चीजें केवल और केवल आपको इस क्वेश्चन के आंसर में यूज करनी थी, नथिंग एल्स। यस फ्रेंड्स, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? हम तो केवल एक ही चीज कहेंगे कि सेक्शन 78 सबसेक्शन 2 में बस जो एक्सेप्शन है, मतलब किस केस में लॉस का बेनिफिट अदर पर्सन को मिल सकता है, तो वो केवल और केवल इन केस ऑफ इनहेरिटेंस ही है, राइट बस उस केस में सेक्शन 78 सबसेक्शन 2 बैरियर क्रिएट नहीं करता। लेकिन यहां तो फर्म एक डिसॉल्व हुई है, यस यहां कोई डेथ केस नहीं है, इसलिए जो पार्टनर हैं उनको बिजनेस इनहेरिटेड होकर आया है, ये डेथ केस नहीं है, इसलिए इनहेरिटेंस का केस ट्रीट नहीं किया जाएगा। इसीलिए फर्म के लॉस का जो बेनिफिट है वो उनका पार्टनर जो प्रोप्राइटर बन गया है उस बिजनेस का वो नहीं ले पाएगा। इसलिए एओ का जो एक्ट है वो एकदम करेक्ट है। तो देखना जरा फ्रेंड्स, अब एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन, क्या कहां पर बेनिफिट एक्चुअली मिल पाता है वो अलग केस देखिए। एक्स कैरिंग ऑन अ बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर डाइड ऑन 31st March 23. On his death, the same business was continued by his legal heirs by forming a firm. As on 31st March 23, a determined business loss of rupees 5 lakhs is to be carried forward under the IT Act 1961. Does the firm consisting of all legal heirs of Mr. X get a right to have this loss adjusted against its current income? Then
आंसर इज यस। अब याद उठाओ मधुकांत एम मेहता का केस। माय डियर फ्रेंड्स, मधुकांत एम मेहता का जो केस हमने रिफ्रेश किया था, हाँ माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर एसएससी कोई बिजनेस रन कर रहा था, उन्हें उनके बिजनेस में लॉस हो गया था और फिर उनकी डेथ हो गई, उसके बाद में वो बिजनेस उनके सन को, उनके जो भी सन थे उनको इनहेरिटेड होकर गया, उन सन को मिलकर बिजनेस चलाना था, तो इसीलिए उन्होंने एक फर्म फॉर्म कर ली। कोई भी आउटसाइडर पार्टनर नहीं है, वो बिजनेस उनके लीगल एयर के द्वारा ही रन किया जा रहा है, तो ये सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस का केस कहलाएगा। ये डेथ केस है इसलिए सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस का केस कहलाएगा। सेट ऑफ यहां पर मिल पाएगा। तो यही तो डिस्कशन था माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको बस यहां पर यूज में लेना था। तो सिंस ये डेथ केस है और इसीलिए यहां पर जो उनके लीगल एयर बिजनेस अपने फादर का रन कर रहे हैं, भले ही उन्होंने फर्म की कैपेसिटी में ये बिजनेस वो चला रहे हैं, लेकिन सिंस ये सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस का केस है, इसलिए वो फर्म उस डिसीज्ड के लॉस का बेनिफिट लेने के लिए एंटाइटल्ड कहलाएगी। आप रीड करेंगे जो हमने डिस्कस किया है वही चीजें आपको यहां पर नजर आएंगी। रिवीजन सेशन में भी चीजें मैंने यही आपके सामने रखी हुई थी। और आइए जरा एक और रिपीटेटिव नेचर का जो क्वेश्चन है मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या हमें यहां पर दिया गया है, देखिएगा, बामाना प्राइवेट लिमिटेड हैज शेयर कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। द शेयर्स वर हेल्ड अप till 31st March 23 by 4 partners C, D, E and F equally। तो मतलब हम कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर 2021 तक इस प्राइवेट कंपनी, हम कह सकते हैं इसको क्लोजली हेल्ड कंपनी, इसमें C, D, E, F के पास में 25% इक्विटी ईच के पास थी। द कंपनी मेड लॉसेज और प्रॉफिट्स फॉर द पास्ट 3 असेसमेंट ईयर्स आर एज फॉलोज। अब हमें यहां पर इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट ईयर चीजें गिवन है, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस जरा प्रेजेंट कर देते हैं। तो जो इन 3 इयर्स के लिए हमें बिजनेस लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ये यहां गिवन है। Okay friends, now the above figures have been accepted by the IT department. During the previous year 21-22, Mr. C sold his shares to A, and during the previous year ended 31st March 23, D sold his shares to B. Okay, the profits for the past 2 years are as follows. Previous year 21-22 में 8 lakhs का प्रॉफिट हुआ था बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 1 लाख, और 31st मार्च 23 को खत्म होने वाले प्रीवियस ईयर 22-23 में प्रॉफिट हुआ था 15 lakhs का बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 150। कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23। वर्किंग पार्ट, आप वर्किंग नोट्स तो आपने देनी ही है। तो अब देखिए जरा ये जो सिचुएशन बन रही है इसमें एक्चुअली मैं इजी फॉर्म में चीजें प्रेजेंट करता हूं आपके लिए। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर 22-23 का डायरेक्ट नहीं टोटल इनकम निकाल सकते, क्योंकि उसमें कितना ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहा है, इसके लिए हमें शुरू करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर 21-22 से। तो प्रीवियस ईयर 21-22 में जरा देखिए, इनका जो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है वो हमें कितना गिवन है, 8 lakhs का, राइट माय डियर फ्रेंड्स। और जो पहले करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि क्या ब्रॉड फॉरवर्ड होकर आ रहा है और क्या कैरी फॉरवर्ड होकर जाएगा, ये बात की बात है। क्या पिछला था और क्या आगे जाएगा, ये सब बात की बात है। पहले करेंट ईयर सेटल होगा। तो जो इनका प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है वो 7 lakhs आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखिए इनका जहां तक करेंट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड होकर आने की बात है, तो करेंट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड होकर 2 चीजें आ रही हैं। एक तो इनका 6 lakhs रुपीस का लॉस ब्रॉड होकर आ रहा है, और 13 lakhs रुपीस का इनका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ब्रॉड होकर आ रहा है। वो लॉस इनका जो प्रीवियस ईयर 2021 का है, प्रीवियस ईयर 2021 के लास्ट में जो शेयर होल्डिंग थी वो CDE के पास थी, और करेंट ईयर में C ने अपनी शेयर होल्डिंग A को बेच दी है। लेकिन जो DEF है, हाँ 75% शेयर होल्डिंग के जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो इक्वली हैं,
हाँ 25% वाले चले गए तो क्या हो गया, तो मतलब क्या प्रीवियस ईयर 21-22 में सेक्शन 79 परेशान नहीं करेगा। प्रीवियस ईयर 21-22 में हम कहेंगे सेक्शन 79 के जो प्रोविजंस है वो नहीं लग पाएंगे। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 51% वोटिंग पावर वाले शेयर होल्डर सेम होने चाहिए थे लॉस वाले ईयर के लास्ट डे पर, और लॉस का जिस ईयर में आप सेट ऑफ लेना चाहते हो उस ईयर के लास्ट डे पर आप 51% की बात कर रहे हो। यहां तो 75% शेयर्स के शेयर होल्डर सेम है, केवल 25% वाले ने अपनी शेयर होल्डिंग बेची है। तो अब हम क्या करेंगे, जब ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन दोनों चीजें होती हैं तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? याद उठाइए सेक्शन 72 सबसेक्शन 2 में क्या बोला गया है कि पहले लॉस को एडजस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद में प्रॉफिट जो बचेगा उससे डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो पाएगा। तो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस 6 लाख पूरा एडजस्ट हो गया, जो अमाउंट बचा इसमें से हम ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जितना एडजस्ट हो सकता है वो एडजस्ट कर लेंगे, तो टोटल इनकम इस साल की तो नील कहलाएगी। अब आ जाते हैं करेंट ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर 22-23 में। माय डियर फ्रेंड्स, अब इस साल का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? 15 लाख का। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? 150 का। तो जो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन करंट ईयर का आ गया वो 1350 आ गया। अब सर यहां तो मिस्टर डी ने भी अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो बी को बेच दी, तो अब तो 50% शेयर होल्डिंग के जो शेयर होल्डर्स हैं वो सेम है। लेकिन क्या कोई लॉस बचा है क्या इस साल का? नहीं, जितना था लास्ट ईयर में एडजस्ट हो गया। अगर इसमें से कुछ बचा होता, सपोज यहां प्रॉफिट अगर 5 लाख आता, केवल 5 लाख से एडजस्ट हुआ होता तो 1 लाख आपका बेकार चला जाता। लेकिन अच्छी बात क्या है कि कोई ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है ही नहीं, तो शेयर होल्डिंग अगर कम भी रह गई है सेम शेयर होल्डर्स के पास में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या बोलेंगे? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन केवल और केवल अब करेंट ईयर में अर्लियर ईयर से ब्रॉट फॉरवर्ड होकर आ रहा है। और याद करो मैंने सेक्शन 79 जब आपको रिफ्रेश कराया था तब मैंने आपको कहा भी था कि वो केवल लॉसेस पर लगता है। हाँ, वो केवल लॉसेस पर लगता है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पर नहीं। कॉनकॉर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मद्रास हाईकोर्ट के केस की भी बात की थी आपके साथ में, तो यहां पर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए शेयर होल्डिंग कितनी सेम है कितनी नहीं इररेलेवेंट है। तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जितना बचाता है एडजस्ट हो पाएगा। 1.5 लाख रुपीज आप हमसे जिस ईयर के लिए पूछ रहे हैं उस प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम कहलाएगी। आई होप कॉन्सेप्चुअली ये चीज आपको क्लियर होगी बिल्कुल। और देखिए जरा यही चीजें हैं, तो पहले प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए हमने जो कैलकुलेशन है वो की थी, और फिर उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर 22-23 में कदम रख पाए थे, और वहां फिर हमने जो ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन था वो एडजस्ट करके जो टोटल इनकम थी वो एसएससी कंपनी की यहां सिंपली निकाल दी थी। ओके, तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन को डील करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर इतना डिस्कशन ग्रिप में है तो कहीं मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। और चलो ना, अब मैं ले चलता हूं आपको क्लबिंग ऑफ इनकम से रिलेटेड जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनमें। देखिएगा जरा, पहले नवंबर 2000 का क्वेश्चन आपके लिए रखता हूं। मिस्टर एक्स इज अ फैशन डिजाइनर हैविंग lucrative business. His wife is a model. Mr. X pays her monthly salary of rupees 2,10,000. The assessing officer, while admitting that the salary is an admissible deduction in computing the total income of Mr. X, had applied the provisions of section 64(1) and clubbed the income, that is salary of his wife, in the hands of Mr. X. Discuss the correctness of the action of AO. My dear friends, आप याद उठाइए, अगर किसी ऐसे कंसर्न से जिसमें अगर किसी इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस कंसर्न से अगर उनके स्पाउस को अगर कोई रिम्यूनरेशन मिल रहा है तो उसकी क्लबिंग जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस इंडिविजुअल के हैंड्स में की जा सकेगी। अगर मिस्टर एक्स प्रोप्राइटरी कंसर्न की कैपेसिटी में बिजनेस चला रहे हैं तो इस बिजनेस में तो 100% जो इंटरेस्ट है वो मिस्टर एक्स का है, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो कहलाएगा ही, पक्की बात है, राइट ना फ्रेंड्स। तो अब इस सिचुएशन में मिस्टर एक्स का जिस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उससे उनकी वाइफ को ये जो रिम्यूनरेशन मिल रहा है ये एओ को नहीं अच्छा लगा, इसलिए एओ ने सेक्शन 64(1)(2) यहां इन्वोक कर दिया। लेकिन उसी सेक्शन 64(1)(2) में एक एक्सेप्शन भी तो है कि जहां पर अगर वाइफ मतलब स्पाउस अगर कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस रखते हैं, अपने स्किल कॉम्पिटेंस एफर्ट्स की वजह से अगर वो रिम्यूनरेशन रिसीव करते हैं तो वहां क्लबिंग का रूल नहीं लगेगा। और उनकी जो वाइफ है वो मॉडल है,
ठीक है। यहां पर मिस्टर एक्स फैशन डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, उन्हें मॉडल की जरूरत है, उनकी वाइफ मॉडल है, जिसकी वजह से उन्हें उनको जो रिम्यूनरेशन है वो ये दिया गया। तो सिंस यहां पर जो स्पाउस को रिम्यूनरेशन मिल रहा है वो उनके स्किल, कॉम्पिटेंस, एक्सपीरियंस की वजह से मिल रहा है, इसलिए क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे, इसलिए ईओ का जो एक्शन है वो इनकरेक्ट यहां पर कहलाएगा। राइट फ्रेंड्स, आइए जरा अगले क्वेश्चन का रुख करें। स्टडी मटेरियल का ये पार्ट है। मिसेज ई, वाइफ ऑफ मिस्टर एफ, इज अ पार्टनर इन अ फर्म। हर कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू द फर्म एज ऑन 1 April 2022 was rupees 5 lakhs, out of which 3 lakhs was contributed out of her own sources and 2 lakhs was contributed out of gift from her husband. As further capital was needed by the firm, she further invested rupees 2 lakhs on 1st May 22 out of the funds gifted by her husband. The firm paid interest on capital of rupees 80,000 and share of profit of rupees 60,000 for the financial year 2023. Advise Mr. F as to the applicability of the provisions of section 6414 and the manner thereof in respect of the above referred transaction. पहले तो मैं आपको रिकॉल करा दूं फ्रेंड्स, जब हम सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 रिफ्रेश कर रहे थे तभी भी मैंने आपको कहा था कि प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग में जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहा है, हाँ बस वो मैंने ईयर के बिगनिंग में जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहा है मिसेज ई का वो 5 lakhs रहा है। उस 5 lakhs में उनके हस्बैंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 lakhs रहा है, बाकी 3 lakhs उनकी वो वाइफ ने खुद अपने सोर्सेस से लगाया है। करेंट ईयर में कितना हस्बैंड से लेकर और इन्वेस्ट कर दिया इसका कोई यूज नहीं है, ये इररेलेवेंट है। याद आ रही है सेक्शन 6414 की एक्सप्लेनेशन कि जो भी इंटरेस्ट फर्म से मिसेज ई को मिला हम तो क्या करेंगे, ईयर के बिगिनिंग में जितना भी हस्बैंड से लेकर कंट्रीब्यूट कर रखा है टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन में, उस प्रपोर्शन में जो भी अमाउंट यहां पर निकल कर आएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो अमाउंट हम कहेंगे कि यहां क्लबिंग के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ये मिस्टर एफ के हैंड्स में क्लबिंग के लिए लाइबेबल कहलाएगा। बाकी तो 3 lakhs रुपीज वाइफ ने अपना लगाया हुआ है ना, और प्रीवियस ईयर के दौरान जो फ्रेश कंट्रीब्यूशन होता है उसका कोई यूज नहीं होता। क्लबिंग के लिए फर्म में ओपनिंग डेट पर जो इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन है वो कितना रहा है और उसमें उनके स्पाउस का रोल कितना था, बस उसी प्रोपोर्शन में जो क्लबिंग है वो यहां की जाएगी। और ये तो आपको पता है कि जो प्रॉफिट शेयर है फर्म में पार्टनर का वो तो सेक्शन 10(2) में एग्जेम्प्टेड होता है, और एग्जेम्प्टेड इनकम की क्लबिंग थोड़ी ना करेंगे हम। राइट माय डियर फ्रेंड्स, ये टोटल इनकम का फॉर्मिंग पार्ट नहीं बनती, इसको हम इंक्लूड यहां नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए जो सॉल्यूशन आपको गिवन है उसमें माय डियर फ्रेंड्स केवल जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसी की मिस्टर एफ के हैंड्स में इस हद तक जो क्लबिंग है वो यहां पर की जाएगी। राइट फ्रेंड्स, इस एक्सप्लेनेशन की वजह से, और जो प्रॉफिट शेयर है सिंस वो एग्जेम्प्टेड है इसलिए वहां पर क्लबिंग के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। और आइए जरा एक कॉन्सेप्चुअल नेचर की केस स्टडी जो आपको मई 2013 में दी गई थी। मिस्टर ए हैज गिफ्टेड अ हाउस प्रॉपर्टी वैल्यूड एट ₹50 lakhs टू हिज वाइफ मिसेज ए, who in turn has gifted the same to Mrs. C, their daughter-in-law. My dear friends, क्या हम कहेंगे कि मिस्टर ए ने ये अपने स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं की है, बल्कि उन्होंने स्पाउस के थ्रू ये हाउस प्रॉपर्टी अपनी सन्स वाइफ को, अपनी डॉटर इन लॉ को भेजी है। हाँ, वाइफ तो मीडिएटर का रोल प्ले कर रही है ना फ्रेंड्स। तो ये मिस्टर ए के द्वारा डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली मींस थ्रू मीडिएटर मींस थ्रू मिसेज ए ये हाउस प्रॉपर्टी मिसेज सी को मतलब सन्स वाइफ को दी हुई कहलाएगी। द हाउस वाज लेट आउट एट ₹25,000 पर मंथ थ्रू आउट द ईयर। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेज सी। अब यहां पर हम क्या बोलेंगे, जो भी ये हाउस है इसका 12 मंथ्स का रेंट और फिर जो भी फिगर आएगी उसका 30% रिप्रेजेंटेशन चार्जेस की डिडक्शन देने के बाद में 70% जो कंपोनेंट है वो मिसेज सी का हाउस प्रॉपर्टी हेड में अमाउंट कंप्यूट होकर आएगा। उसकी फिर हम क्लबिंग कर देंगे यहां किसके लिए, मिस्टर ए के लिए। मतलब क्या, जो इनकम क्लब होनी है पहले उससे रिस्पेक्टिव हेड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली जिसको वो इनकम हो रही है
उसी के हैंड्स में कंप्यूट की जाएगी और जो नेट रिजल्ट आएगा उसकी फिर क्लबिंग की जाएगी। 80 से 80 में डिडक्शन अगर दी जानी है तो वो जिसके हैंड्स में क्लबिंग हो रही है उसी को मिल पाएगी। तो बस यहां हमें बस करना क्या है, जो भी ये रेंटल इनकम आई इसमें से 30% डिडक्शन के बाद में जो नेट बचा, ये इनकम जो मिसेज सी को उस हाउस प्रॉपर्टी से नेट अराइज हो रही है, ये एक्चुअली मिस्टर ए के हैंड्स में क्लबिंग के लिए लायबल बनेगी। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द सेड प्रॉपर्टी वाज गिफ्टेड टू हिज सन हस्बैंड ऑफ मिसेज सी? यस ऑफ कोर्स। अब हमारा आंसर डिफर कर जाएगा। अब हम क्या कहेंगे, मिस्टर ए ने डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली ये हाउस प्रॉपर्टी अपने सन को दी है, तो सन को ट्रांसफर की गई प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में तो क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। हम मान रहे हैं ये माइनर सन नहीं है ना, मैरिज हो गई है तो माइनर मानना ठीक भी नहीं लगेगा। तो इस केस में हम कहेंगे क्लबिंग के जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होंगे, वो सन के हैंड्स में ही इटसेल्फ टैक्सेबल होगी। राइट आइए जरा अब फ्रेंड्स 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन जिस केस पर आपको दिया जा चुका है, मैंने जब चीजें आपको रिफ्रेश कराई थी तभी भी मैंने उस एमआर दोषी के केस पर काफी एम्फेसिस अप्लाई किया था। याद कीजिए फ्रेंड्स, एमआर दोषी का जो केस हमने माय डियर फ्रेंड्स डिस्कस किया था कि अगर सपोज किसी इंडिविजुअल ने एमआर दोषी का जो केस था माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको रिकॉल करा दूं, मैंने रिवीजन सेशन में भी काफी एम्फेसिस अप्लाई किया था इस केस पर। बेसिकली जहां पर अससी इंडिविजुअल हैं वो चाहते हैं कि उनकी एक माइनर डॉटर है जिनको वो बेनिफिटेड जोन में लाएं, इसके लिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 1/4 जो शेयर है उससे वो चाहते हैं कि उनकी माइनर डॉटर बेनिफिटेड हो जाएं। इसके लिए उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, उसमें अपनी 1/4 शेयर ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और क्या ट्रस्ट डीड में लिखा गया कि जो भी इस 1/4 ऑफ प्रॉपर्टी से इनकम आया करेगी, ये माइनर डॉटर के मेंटेनेंस एजुकेशन के लिए जितना पैसा चाहिए पहले उस प्रॉपर्टी इनकम से उनके मेंटेनेंस और उनके एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा, जो बच जाएगा वो एक्यूमुलेट किया जाएगा। वो माइनर डॉटर जब मेजोरिटी अटेन कर लेंगी तब उनको रिलीज किया जाएगा। अब आपको ये तो पता है कि जो भी इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड या बेनिफिट ऑफ माइनर चाइल्ड है उसकी क्लबिंग होती है। अगर सपोज प्रीवियस ईयर में वो माइनर डॉटर जो हैं, अगर अससी इंडिविजुअल के 1/4 प्रॉपर्टी के उस ट्रस्ट में ट्रांसफर करने से जो उस प्रॉपर्टी पार्ट से इनकम आई, मान लेते 2 लाख की आई, 50,000 रुपीज उस माइनर डॉटर के एजुकेशन और मेंटेनेंस पर स्पेंड हुआ, बाकी 150 सपोज एक्यूमुलेट कर दिया। 2 लाख की इनकम आई, उसमें से 150 एक्यूमुलेट हो गया। क्या ये 150 से माइनर डॉटर प्रीवियस ईयर में बेनिफिटेड हुई है? द आंसर इज नो। कब बेनिफिटेड होंगी? जब वो मेजॉरिटी अटेन कर लेंगी, तब तो वो माइनर रह नहीं जाएंगी, है ना। हाँ, तो करंट ईयर में माइनर डॉटर कितने से बेनिफिटेड हुई? 50,000 से। तो माना जाए कि 50,000 की माइनर डॉटर को इनकम हुई है, वो उनके मेंटेनेंस एजुकेशन में स्पेंड हुई है, उतने से वो बेनिफिटेड हुई है, तो क्लबिंग भी उतने पे ही होनी चाहिए ना। ये वो कहता है नहीं मैं तो 2 लाख की करूंगा। तो एमआर दोषी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो माइनर चाइल्ड का बेनिफिट है वो माइनर चाइल्ड के बेनिफिट के लिए जितना अमाउंट स्पेंड किया गया है, माना जाए कि उतनी माइनर चाइल्ड को इनकम होकर वो माइनर चाइल्ड के मेंटेनेंस एजुकेशन पर स्पेंड हुई है, तो उसी हद तक जो क्लबिंग है वो की जाएगी, नॉट मोर देन दैट। ये सारी चीजें जो हमने फ्रेंड्स यहां पर रिफ्रेश की थी रिवीजन सेशन में, वही आपको इस क्वेश्चन में यूज करनी है। सचिन सेटल्ड 1/4 शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी अंडर ट्रस्ट for the education and maintenance of his minor daughter Pallavi. Under the terms of the trust deed, the income accruing to the trust after meeting the expenses of maintenance and education of Pallavi was to be accumulated and paid over to her on attaining majority. The assessing officer assessed the income arising from 1/4 share of property settled for the benefit of Pallavi in the hands of Sachin. Can the AO do so? The answer is no. My dear friends, हम यहां बस जो केस लॉ भी मैंने आपके सामने और अगेन रख दिया, उसको बेस बना के हम यही कहेंगे कि जितना एक्यूमुलेशन हो रहा है उससे माइनर चाइल्ड बेनिफिटेड नहीं हो रहा है, वो माइनर चाइल्ड का बेनिफिट नहीं है, तो उस पर क्लबिंग के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं हो सकते। लेकिन माइनर डॉटर जितने से बेनिफिटेड हो रही हैं, यस, उस पर क्लबिंग की जाएगी। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उस पर जो क्लबिंग है वो नहीं की जाएगी। आप इसे प्रॉपरली रीड करेंगे, इस रूलिंग को अप्लाई करके एओ यहां उस 1/4 शेयर ऑफ प्रॉपर्टी से जो इनकम हुई है उसमें से केवल उतनी
इनकम जितनी माइनर के एजुकेशन मेंटेनेंस के लिए स्पेंड की गई है दैट शुड बी क्लब्ड, उसी को सचिन के लिए आप क्लब करोगे। और माइनर चाइल्ड की इनकम की क्लबिंग अगर होती है तो 1500 पर माइनर चाइल्ड की जो 1032 में डिडक्शन मिलती है वो तो सर्टेनली सचिन को मिल सकेगी। मान रहे हैं कि सचिन की इनकम हायर है मिसेज सचिन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो क्रक्स केवल इतना है कि जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उस पर जो क्लबिंग के प्रोविजंस है वो अट्रैक्टेड नहीं होंगे, राइट माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, और जितना अमाउंट स्पेंड हुआ है वो माइनर चाइल्ड का बेनिफिट है, वो माइनर चाइल्ड की एक तरह से डिम्ड इनकम है कि पहले इनकम हुई और वो फिर उनके लिए स्पेंड की गई, तो उसी पर क्लबिंग के प्रोविजंस वर्क करेंगे। और आइए जरा फ्रेंड्स एक और याद करो केशव जी मोरारजी का केस भी जो हमने रिफ्रेश किया था, उसी से रिलेटेड सिचुएशन। मिस्टर वासुदेवन गिफ्टेड अ सम ऑफ 6 lakhs to his brother's wife on 14 June 22. On 12th July 22, his brother gifted a sum of 5 lakhs to Mr. Vasudevan wife. The gifted amounts were invested as a fixed deposit in bank by Mrs. Vasudevan and wife of Mrs. Vasudevan's brother on 1st August 2022 at 9% interest. Discuss the consequences of the above under the provisions of IT Act 1961 in the hands of Mr. Vasudevan and his brother. तो आप देख रहे हैं हो क्या रहा है, वासुदेवन ने ब्रदर की वाइफ को जो अमाउंट है वो गिफ्ट किया है, कितने का, 6 lakhs का। इधर ब्रदर ने वासुदेवन की वाइफ को जो अमाउंट है वो गिफ्ट किया है, कितने का, 5 lakhs का। तो अब हम क्या कहेंगे कि यहां अगर वासुदेवन की वाइफ को अगर ब्रदर से 5 lakhs मिल रहे हैं तो वासुदेवन को भी ब्रदर की वाइफ को 5 lakhs देने चाहिए थे। उन्होंने अगर 6 lakhs दिया है इसका मतलब वो 1 lakh से ब्रदर की वाइफ को एक्स्ट्रा बेनिफिटेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स ये जो सीन बन रहा है क्रॉस ट्रांसफर का सीन बन रहा है, आप देख रहे हैं। तो यहां 5 lakhs रुपीस तक हम कहेंगे ये क्रॉस ट्रांसफर है। 1 lakh तो वासुदेवन ने ब्रदर की वाइफ को हम कहेंगे एक्स्ट्रा दिया है, राइट ना। तो 5 lakhs तक ये क्रॉस ट्रांसफर मतलब इनडायरेक्ट ट्रांसफर है, और इस केस में 5 lakhs तक जो भी इंटरेस्ट इनकम होगी उसकी जो क्लबिंग है वो यहां पर हम कहेंगे की जा सकेगी। तो देखिए जरा ये जो भी केस आपके सामने बने क्रॉस ट्रांसफर के केस हैं, जैसा हमने केस में भी डिस्कस किया था कि इस तरह का जो मेथड है वो आप यूज नहीं कर सकते, ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। क्लबिंग के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट यहां पर हो पाएंगे, और 5 lakhs रुपीस तक का जो ट्रांसफर है वो क्रॉस ट्रांसफर यहां कहलाएगा। तो उसी हद तक जो इंटरेस्ट इनकम है वो यहां पर टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगी। तो वासुदेवन की वाइफ को जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है और उनके ब्रदर की वाइफ को जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है 5 lakhs तक की इंटरेस्ट है इनकम दोनों के लिए यहां पर क्लब की जाएंगी, राइट। वासुदेवन के लिए भी और उनके ब्रदर के लिए भी, क्योंकि दोनों ने 5 lakhs रुपीस के क्रॉस ट्रांसफर इनडायरेक्ट ट्रांसफर यहां किए हैं, बात खत्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमने केस लॉज में डिस्कशन किया था वही चीज आपने केवल और केवल यहां पर यूज में ली है। आई होप आपको यह चीज भी रिकॉल हो गई होगी। केशव जी मोरारजी का जो केस मैंने आपको रिफ्रेश कराया था। और माय डियर फ्रेंड्स अब चलूं मैं आपको लेकर टनेज टैक्स स्कीम से रिलेटेड एक बारी क्वेश्चन अभी तक की हिस्ट्री में जो दिया गया है उसको भी आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो तरुण शिपिंग कंपनी लिमिटेड हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई plies 2 ocean going vessel which it owns. The registered tonnage of 2 wheels is 47,459 tons and 800 kgs kilograms and 25,759 tons and 400 kilograms respectively. In the accounting year 22-23, the first vessel was operated for 360 days and the second for 199 days. ये operating days दे दिए। The accounts of the company reveal the following results: profit from core shipping activity, मतलब जो इन्होंने गुड्स पैसेंजर्स के लाने ले जाने से मतलब जो इनकी कोर बिजनेस एक्टिविटी फेयर फ्रेट से जो इनको इनकम हुई, और जो प्रॉफिट फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटी लाइक लोडिंग अनलोडिंग की भी सर्विसेज अपनी कस्टमर को दी, उनसे जो चार्जेस वगैरह मिले, तो ये क्या है, ये इनकी एक्चुअल शिपिंग इनकम है।
राइट ये इनकी एक्चुअल शिपिंग इनकम दैट इज रेलिवेंट शिपिंग इनकम है, जिसका टनेज टैक्स स्कीम अगर आपने ऑप्ट कर ली हुई है तो कोई यूज नहीं होता। कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय द कंपनी फॉर द AY 23-24 टेकिंग नोट ऑफ द न्यू प्रोविजंस ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ इनकम ऑफ शिपिंग कंपनीज। तो माय डियर फ्रेंड्स, शिपिंग कंपनीज के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस है वो कौन से हैं? टनेज टैक्स स्कीम के। तो आप उनका नोट लेते हुए, उनको कंसीडरेशन में लेते हुए इनकी टैक्स लायबिलिटी निकालिए। तो पहले तो हम क्या करने वाले हैं, यहां एक्चुअल शिपिंग इनकम को इग्नोर करेंगे। यहां जो भी इनके शिप की टनेज कैपेसिटी है उसको इन मल्टीपल ऑफ 100 राउंड ऑफ करके लाएंगे। जो भी यहां पर फ्रैक्शन में टन कैपेसिटी है, जो भी यहां पर फ्रैक्शन ऑफ टन है, दैट इज एनी कैपेसिटी कंसिस्टिंग ऑफ किलोग्राम शैल बी फुल्ली इग्नोर्ड, वो तो हम इग्नोर कर देंगे। फिर लास्ट फिगर देखेंगे, लास्ट फिगर 50 ऐसे ज्यादा होती है तो उसको नेक्स्ट 100 तक राउंड ऑफ कर लेंगे। तो 47,500 टन यहां पर कैपेसिटी होगी फर्स्ट शिप की और दूसरे शिप की भी। सिंस लास्ट फिगर 59 है तो इसको भी नेक्स्ट 100 तक हम माय डियर फ्रेंड्स राउंड ऑफ करके लेकर जाएंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं फर्स्ट शिप के लिए 47,500 टन और सेकंड शिप के लिए 25,800 टन कैपेसिटी ली जाएगी। अब डेली टनेज इनकम हम यहां पर कंप्यूट करेंगे। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, डेली टनेज इनकम आप निकालोगे। पहले 1000 टन के लिए 70 रुपीज पर 100 टन, उसके बाद नेक्स्ट 9000 टन के लिए माय डियर फ्रेंड्स आप 53 रुपीज पर 100 टन, फिर नेक्स्ट 15,000 टन के लिए 42 रुपीज पर 100 टन और उसके बाद में जितनी भी कैपेसिटी बच जाती है उसके लिए 29 रुपीज पर 100 टन का जो रेट है वो आप यूज में लेकर डेली टनेज इनकम निकालोगे। और फिर जो भी ऑपरेटिंग डेज हैं उनसे आप मल्टीप्लाई करके उस प्रीवियस ईयर के लिए उस शिप की टनेज इनकम तक पहुंच जाओगे। बात खत्म। देखो जरा फ्रेंड्स, यहां जो कैपेसिटी की जहां तक बात है तो हमने जो राउंड ऑफ करके जो रिजल्ट हैं वो यहां पर जो अभी अभी निकाले थे वही आपको यहां पर देखने को मिल पा रहे हैं। और अब आई टनेज इनकम निकालने की बात, तो जो अभी मैंने आपको रिफ्रेश कराया था ना फ्रेंड्स, जो रेट्स अभी हमने रिफ्रेश किए थे उनको यूज करके हम यहां पर जो इन शिप के लिए जो डेली टनेज इनकम है वो यहां पर निकाल पाएंगे। और जिस शिप के जो भी ऑपरेटिंग डेज हैं उतने ऑपरेटिंग डेज से इस पर डे की इनकम को मल्टीप्लाई करके उस प्रीवियस ईयर की उस शिप की हम जो टनेज इनकम है उस तक यहां पर जा पाएंगे। तो ये माय डियर फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि टोटल टनेज इनकम इस तरुण शिपिंग कंपनी की निकल कर आ गई है। टोटल इनकम लास्ट फिगर अगर 5 रुपीज से ज्यादा होती है तो याद करो सेक्शन 288A नेक्स्ट 10 तक राउंड ऑफ की बात करता है। यस, अब टनेज टैक्स स्कीम में टैक्स रेट को लेकर तो कुछ खास है नहीं, डोमेस्टिक कंपनी है 30% टैक्स 4% सेस। ये रिजल्ट आ गया। लास्ट फिगर 5 रुपीज से ज्यादा होती है तो उसे भी हम राउंड ऑफ करते हैं 288B। टैक्स की फिगर भी माय डियर फ्रेंड्स जो राउंड ऑफ है वो की जाती है सेक्शन 288B में। ये टैक्स इंटरेस्ट वगैरह की राउंडिंग ऑफ को लेकर चीजें गिवन है। तो जो आप हमसे पूछ रहे हैं कि इस कंपनी का टैक्स पेबल क्या आएगा, हम कहेंगे वो 28,80,000 रुपीज यहां पर कहलाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, टनेज टैक्स स्कीम चैप्टर में मैंने जो चीजें आपको रिफ्रेश कराई थी बस उन्हीं का यूज करते हुए आप इजीली इस सिचुएशन को यहां पर हैंडल कर सकेंगे। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूं कि हाँ, हमारा इस सेशन का जो एजेंडा था जिसमें मुझे आपके साथ में टनेज टैक्स स्कीम, क्लबिंग ऑफ इनकम, डिडक्शन, सेट ऑफ से रिलेटेड न्यूमरस क्वेश्चंस जो डिस्कस करने थे, हाँ वो डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया है। हम मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में जिसमें मैं आपको वर्चुअल डिजिटल असेट एंड मिसलेनियस अमेंडमेंट्स रिफ्रेश कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तब तक के लिए गुड बाय टू यू एंड थैंक यू।